तो मेरा नाम गोल्डन कुमार है और मैं अभी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। मैंने एसएससी सीजीएल एसएससी सीपीयू एग्जाम्स को निकाला है। 5 से 10 साल लग जाते हैं लोगों को एसएससी सीजीएल क्रैक होने में या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करने में। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक किया? देखो, ये मेंटलिटी का फर्क है। एक साल में भी आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सकते हो, लेकिन डेडिकेशन। एसएससी सीजीएल किस अटेम्प्ट में क्लियर किया है? मैंने डिसाइड कर लिया था कि एक बार में मेरा जॉब नहीं निकलेगा, मैं वापस फिर 2 बार में मैक्सिमम सोचा था कि 2 बार में नहीं निकला तो वापस मेरे पापा का जो बिजनेस है ना, फोटोकॉपी की दुकान, वो शुरू कर दूंगा। और पापा का क्या रोल था आपके सक्सेस में? लुक्स मैटर करता है अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को प्रिपेयर करो या फिर किसी भी प्राइवेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो तो लुक्स मैटर करता है? नहीं, मॉडलिंग नहीं हो रहा है यहाँ पे कि लुक्स मैटर करेगा। क्योंकि सेल्फ स्टडी करने से हमें जॉब मिल जाएगी या फिर हमें कोचिंग का भी हेल्प लेना पड़ेगा? लिए आए तो सेल्फ स्टडी किया या फिर कोचिंग? नहीं, बताया ना, मैंने कोचिंग किया था। यहाँ पे आने के बाद ना सेल्फ स्टडी नहीं किया क्योंकि मुझे गाइडेंस की। मेहनत या किस्मत एग्जाम में क्या काम आता है? मेहनत। कुछ लोग अनलकी भी हो जाते हैं 4-5%, लेकिन 95% लोगों का मेहनत से ही उनका फ्यूचर बनता है। फेलियर और गरीबी लाइफ में मतलब क्या सिखाता है? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, गांव से दिल्ली आते हैं ना, तो वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, बहुत ही जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, पार्टी क्लब्स ये वो। तो डिस्ट्रैक्शन से आपने कैसे बचा? तो क्या पैसा मैटर करता है? बहुत ज़्यादा मैटर करता है भाई। हमारे बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, 5, 6, 7, 8 अटेम्प्ट दे देते हैं। वो रिजेक्शन लोग कैसे झेल पाए? देखो, सबसे पहले रिजेक्शन वो खुद अपना रिजेक्शन करवाते हैं। आप दिल्ली आए तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि लाइक फॉर एग्जांपल मैं घर पर हूँ, घर पर टाइम मैनेजमेंट भी नहीं हो रहा क्योंकि बहुत सारे घर वाले हैं, बहुत काम वाला आवाज़ ये हो। अगर मैं बाहर रह रहा हूँ तो वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन प्लस टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत, जैसे बिहार, यूपी, अधिकतर जितने भी लोग होते हैं सरकारी नौकरी की तरफ जाते हैं। क्यों जाते हैं? मतलब कि बीवी या फिर मतलब जो उनकी वाइफ है वो अच्छी मिल जाए या फिर क्यों जाते हैं? इक्विटी और टीसीएस में क्या अंतर है? क्या बोलना चाहेंगे इक्विटी का लोकेशन पर, जो सेंट्रल लोकेशन, जो जैसे कोई बिहार से है तो उसका तमिलनाडु में लोकेशन? स्टार्टिंग में ये दिक्कत तो ये कोई भी नया कंपनी, एक छोटी कंपनी थी, टीसीएस बहुत बड़ी कंपनी है। पेपर क्यों लीक होता है? इस देश में पेपर बहुत लीक होते हैं। कोई एक फैक्ट है आप अगर बोलना चाहें तो आप बता सकते हैं। मैं पेपर लीक पे इसलिए बात अभी नहीं कर पाऊंगा ना, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली प्रूफ नहीं है कि पेपर लीक होता है। ठीक है, अगर मैं जब तक मेरे को फैक्ट नहीं इसका ये मैं पूछ रहा हूँ कि इसका एडवांटेजेस क्या है कि अगर लीक होता है तो जो एक्चुअल में, जैसे कि आप एक्चुअल में प्रिपेयर किए हैं तो आप पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? जो लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं प्रिपेयर नहीं किया हूँ, मुझे पेपर लीक आ गया तो मैं आपसे ज़्यादा नंबर ला दिया। एग्ज़ाम में फेल होता है, एक रीज़न आप बताओ क्यों होते हैं लोग? मैं तो रीज़न 4-5 बता दूँ, बहुत सारे रीज़न बता दो। सोशल मीडिया का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है व्हाइल प्रिपेयरिंग द गवर्नमेंट एग्जाम और एनी काइंड ऑफ एग्जाम? एडवांटेज तो सबको पता है भाई। 16 से 25 में आप सबसे फनीएस्ट क्वेश्चन क्या था सीजीएल में? पेपर में सबसे फनीएस्ट क्वेश्चन? हाँ, 1 या 2 अगर याद है तो प्लीज़ बताइए। ऑनलाइन टीचर्स और ऑफलाइन टीचर्स कौन सा प्रेफर हम लोग करें ड्यूरिंग प्रिपरेशन? जैसे कि जितने भी ऑनलाइन टीचर्स अभी उनमें इम्यूनिटी रहती है? यूनिटी या इम्यूनिटी? यूनिटी रहती है। इन सब चीज़ों से दूर रहता हूँ और मैं बच्चों लोगों को हमेशा बोलता रहता हूँ कि टीचर्स लोग ना अपने आप एस्टैब्लिश्ड हैं, उनका कुछ नहीं जाने वाला है, लेकिन अगर आप कंट्रोवर्सी में बढ़ोगे तो आपका रिजल्ट खराब होगा। और इस बार जो सीजीएल का 2025 का रिजल्ट आया ना, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका अच्छा एग्जाम रहा, लेकिन कंट्रोवर्सी के चक्कर में वो फंस गए और उन्होंने छोड़ दिया, प्रिपरेशन अपना छोड़ दिया और उनका रिजल्ट नहीं निकला। बहुत सारे लोगों का निकल गया। आदित्य रंजन सर से मिला आपने? हाँ। कैसा लगा फील? उनका नेचर कैसा था? जब ऐसा होता है कि एक जो आप ऑनलाइन देख रहे हो, अचानक से वो, जैसे आपको मैं ऑनलाइन देखता था, अचानक से आप मेरे सामने आ गए, वो टोटली डिफर हो जाता है। मैं सर से सबसे पहली बार मिला था फार्म हाउस में, वो वाला बताइएगा। फार्म हाउस तो वो भी मैं कहता हूँ, मैं बहुत डर रहा था भाई, कैसे करूँगा मैं। सर यस सर, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर, आपका वीडियोस देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में था, नर्वसनेस तो फील होती थी, उससे मैं उनसे बात नहीं कर पाता था अच्छे से। मैं क्या बोलूँ उनको, सेल्फी के लिए बोलूँ, बुरा तो नहीं लग जाएगा। अभिनव सर, राकेश सर, आदित्य रंजन सर, ये 3 मैथ्स बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। आपको केवल एक चूज करना है, कौन बेस्ट है मैथ्स में? आदित्य रंजन जो सर है ना, बाद बैच के, जब तक मेरा था ना तब तक वो आए भी थे इंडस्ट्री में ना, तैयारी करते थे। उनका बैच 2019 है, तो जब वो पढ़ाना शुरू किए थे, मतलब जब पढ़ रहे थे अपने एसएससी की तैयारी कर रहे थे, तब तक मैं जॉब कर रहा था। तो उनके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। जैसे कि आदित्य रंजन सर और अभिनव सर, उन दोनों में प्यार कब आएगी? सोच रहा हूँ कि दोनों को एक बार एक स्टेज पे ला करके डांस करो। वही इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आपको एक अगर बदलाव कुछ करना होगा फ्यूचर में, अगर और इससे अच्छा पोस्ट पे जाते हो तो क्या आप बदलाव करोगे? थिंक द प्रिपरेशन
प्यार में पढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए? प्यार ढूंढूं या फिर पहले करियर ढूंढूं या फिर पहले लड़की ढूंढूं या पहले नौकरी ढूंढूं? पहले नौकरी ढूंढोगे, नौकरी जब आएगी तो तुम्हारी छोकरी जरूर अपने आप आ जाएगी, भर के आएगी। बस हाँ। यही। मतलब ग्रेजुएशन तक आपने कभी गर्लफ्रेंड आपने बनाने का ट्राई किया? आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी? गर्लफ्रेंड तो नहीं थी, लेकिन ट्राई तो किया था पर बनी नहीं। हाँ। मेरे में वो क्वालिटी नहीं थी कि गर्लफ्रेंड बन सकती बीटेक के टाइम पे। शादी अरेंज मैरिज करना या फिर लव मैरिज करना स्कैरी होता है? कि अभी स्कैरी, देखो शादी स्कैरी चीज तो है ही, चाहे अरेंज करो या लव मैरिज करो। क्योंकि अभी हमें न्यूज़ में ड्रम वाला वो सब हम लोग को डराता है कि कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क को प्रिपरेशन करने में किसी भी एग्ज़ाम को एक पॉजिटिव पॉइंट लाता है। अगर कोई भी सब्जेक्ट हम लोग का कंप्लीट होता है तो रिवीजन कैसे करें कि जैसे कि आज ये सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, मैथ्स कंप्लीट हुआ एक सब्जेक्ट, तो उसको कैसे रिवीजन करें सो डैट कि हम लोग को लॉन्ग रिवीजन के लिए देखो ना, आप जो चीज़ें मैं बोलूँगा कि यूएस की करेंसी क्या है? USD है, डॉलर है ना? डॉलर है। जैसे कि पता है नहीं। और क्या फ्रेंड सर्कल मैटर करता है अपने लाइफ में? देख, आपकी मैथ्स अच्छी थी? नहीं। वो आपने मैथ्स में कैसे कमांड किया? वो क्लास 10 पे मेरा 49 आया था, 49, 41 या 49 के बीच में आया था। मैं केवल पास हुआ हूँ मैथ्स में। क्या मेरा जैसा इंसान जीरो है मैथ्स में? तो जीरो नहीं बोल रहे, 49 है, चलो 49 है तो मेरे जैसा इंसान ACC CGL का एग्जाम देकर निकाल सकता है कि नहीं? आराम से निकाल सकता है। मेरा नाम गोल्डन कुमार है, तो मैं कोई ऐसा काम ना करूँ जिससे मुझे लगे कि मैं लोहा हूँ और पीतल हूँ, एल्युमिनियम हूँ, सोना जैसा काम करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं स्क्रिप्ट एक बार फिर से उठा लेता हूँ क्योंकि देखो मेरा पहला कितने ब्रॉडकास्ट क्वेश्चन तुमने बनाया है? मोर देन 80 मोर देन 80 क्वेश्चन। 3 घंटे का मूवी होने वाला है, पता नहीं। देखो क्योंकि आप इस वीडियो में बहुत ही जितने भी ACC CGL के एस्पिरेंट है ना, मैं खुद एक हूँ, तो मेरे को क्या प्रॉब्लम आती है सिलेक्शन लेने में, क्या प्रॉब्लम आती है पढ़ाई करने में, सारा एक एक चीज़ डिटेल वाइज मैंने रिसर्च किया और वो एक एक चीज़ मैं आपके बिहाफ पर और मैं अपने बिहाफ पर मैं भैया से पूछूंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दी। नहीं मैं नहीं बोलूंगा भैया, आप बोल दो। हाँ भाई, अगर इस चैनल पे नए हो और सोनू से सीखने को मिल रहा है, वैल्यू मिलना है और यहाँ से कुछ सीखना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहे, कोई वीडियो मिस ना करो। थैंक यू सो मच भैया, इतना आपने बोल दिया बस मैं खुश हूं। हेलो एवरीवन, आज मैं सोनू चौरसिया जो यूट्यूब चैनल है उनका मैं पहला गेस्ट हूँ पॉडकास्ट के रूप में। पहला इनका पॉडकास्ट है, ये थोड़ा सा नर्वस है अभी बट कोई नहीं, होता है। मैं भी जब अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, मैंने जर्नी यूट्यूब स्टार्ट किया तो मेरे को भी बहुत नर्वस लगता था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज जो इंट्रो है ना मैं स्टार्ट करता हूँ और आगे क्वेश्चन पूछेंगे सोनू, ठीक है? तो ऐसा होगा। ओके, अरे बहुत बहुत शुक्रिया भैया। तो मैं एक बार थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम गोल्डन कुमार है और मैं अभी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। मैंने SSC CGL SSC CPU एग्जाम्स को निकाला है और साथ में मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम गोल्डन ASO है। वहाँ पे ना गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स जितने भी होते हैं उनको मैं गाइड करता हूँ कि कैसे SSC CGL एग्जाम आप निकाल सकते हो, कैसे आप अपना प्रिपरेशन जर्नी आपका कैसा होना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए। तो गोल्डन ASO चैनल जो है वहाँ पे आपको गाइडेंस वगैरह आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन प्रिपरेशन से रिलेटेड। तो उन्होंने मुझे इन्वाइट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि जरूर जाऊंगा मैं सोनू के पास, ठीक है? बहुत दिन से कनेक्टेड है। अब सोनू का बारी। सोनू बताओ। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया भैया मेरे चैनल पर और मेरे इतने छोटे चैनल और इतने छोटे सब्सक्राइबर के घर पर आप आए हो, तो ये बहुत बहुत शुक्रिया हाथ जोड़कर। पहली चीज़। दूसरी चीज़, फिर से मैं इंट्रो करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे से इंट्रो किया है और मैं ट्राई करता हूँ, एक बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कट कर दूंगा। हेलो एवरीवन, हमारे साथ है गोल्डन ASO भैया और ये उन्होंने 10वीं और 12वीं में इन्होंने बहुत ही अच्छे से प्लान कर लिया था फ्यूचर को कि कैसे वो क्या अपने करियर में करेंगे और उन्होंने प्लान कर लिया था कि उन्हें SSC CGL क्रैक करना था और उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते ही उन्होंने SSC CGL जैसे ASO पोस्ट को उन्होंने अपने हाथ में ले लिया, सिलेक्शन पा लिया। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सबको सीखने को। मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ सीखने के लिए, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को और इनसे बात करने के लिए। सो ओवर टू यू भैया, कैसा लगा आपको और थैंक यू सो मच आने के लिए यहाँ पर। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सोनू, मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई भी अपने चैनल में बुलाता है, मेरे से मेरा बात करता है। मुझे लगता है कि नहीं, मैं कहीं पे जाऊंगा तो मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करूंगा, शायद उससे एक लोग को भी अगर हेल्प मिल जाएगा मेरे इस पॉडकास्ट से, तुम्हारे इस पॉडकास्ट से, तो मेरे लिए उससे बड़ी बात कोई कुछ। वाह क्या बात है भैया। Start तो करो। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 5 से 10 साल लग जाते हैं लोगों को SSC CGL क्रैक होने में या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करने में।
आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक किया? देखो ये मेंटलिटी का फर्क है, 5 से 10 साल नहीं लगते। अगर देखो हमारी जो मिडिल क्लास की फैमिली है ना, हम लोग में आसपास में हम लोग गवर्नमेंट जॉब किसी को देखते नहीं है। हाँ। तो ऐसा लगता है ना कि यार मेरे बस की बात नहीं है, 5 से 7 साल लग जाते हैं। बहुत सारे भैया लोग को देखते हैं तो 3, 4, 5 साल से लगे रहते हैं। तो हमारा भी हम सोच वही हो जाता है कि 4 से 5 साल तो लग ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करो ना तो 1 साल में भी आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सकते हो, लेकिन डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करना पड़ेगा। तो वही मैंने किया। मेरा था ना कि जब मैंने बीटेक किया है, ठीक है, जैसे तैसे करके एजुकेशन लोन लेकर के बीटेक किया था, तो मेरा यही था कि भाई घर पे भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। जी। लोन लेकर के पापा ने लोन लिए थे, तो मुझे लगा था कि कॉलेज में जॉब लग जाएगा, लेकिन मेरा ना 12th में 2nd डिवीजन था, जिसकी वजह से आजकल कंपनीज होते हैं ना, सब फर्स्ट डिवीजन मांगते हैं 10th भी 12th में, तो वहाँ पे मेरा प्लेसमेंट हुआ नहीं। एग्जैक्टली। तो मुझे था कि भाई कहीं ना कहीं जॉब लेना, और वहाँ पे मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। तो फिर मुझे पता चला ना कि सरकारी जॉब में कोई परसेंटेज वगैरह नहीं देखा जाता। मैंने सोचा किसी का जॉब का तैयारी करेंगे, एसएससी सीजीएल का एग्जाम का तैयारी करेंगे और इसको निकालेंगे, क्योंकि परसेंटेज नहीं चाहिए और मुझे एक बार में निकालना, मुझे और बर्डन नहीं देना अपने मम्मी पापा को क्या उनसे। तो मैं रांची में रहता हूँ, पहले कॉलेज से रांची आया, बहुत खराब लगा कि जब बीटेक करके वापस जाते हो घर, कोई जॉब नहीं, सब पूछने भी लगते हैं कि मुझे लगता है कि आप जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आप अपने घर आए थे और आपके पड़ोसी के कोई अंकल ने आपको कमेंट किया था कि आपको नौकरी बताने वाला हूं अभी। तो वही एक बहुत खराब लग रहा था, घर पे 5-6 महीने रहा, बहुत खराब लग रहा था। तो फिर मैंने डिसाइड किया नहीं कि अब दिल्ली जाना है, दिल्ली जाकर प्रिपरेशन करूंगा। और रांची में कोई अच्छा कोचिंग भी नहीं है, उस टाइप का अभी भी नहीं है। तो दिल्ली में आके प्रिपरेशन किया था और मैंने डेडिकेशन के साथ जब ट्रेन पे चढ़ा था तो, और घर पे भी बोल के आया था कि 6 महीने के अंदर मम्मी पापा आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर ला के दिखाऊंगा। 6 महीने नहीं, मैंने बोला 6 से 8 महीने ऐसे ही। और वो जुनून था मेरे अंदर कि एक बार में सिलेक्शन लेना था, और यहाँ पे आके सिर्फ पढ़ाई करता था। मतलब दिल्ली आया तो सिर्फ रूम मुझे पता था, लाइब्रेरी पता था और मेरा कोचिंग पता था, ये 3 जगह, और कहीं नहीं घूमा था। तो उस डेडिकेशन से निकल गया और कोई भी निकाल सकता है। तो आप क्या बता सकते हो कि डिफरेंस सीए करना और एसएससी सीजीएल करना? क्योंकि जो हाइक बनी है कि एसएससी सीजीएल बहुत टफ है एग्जाम निकालना, वैसे ही हाइक है सीए निकालना। सीए में सीएस हुआ। मैं बोलूंगा कि सीए दोनों अलग फील्ड है, एक तो बहुत डिफरेंट है, बहुत इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है। सबसे पहले आदमी को अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए कि मुझे किस फील्ड में है। अगर किसी को फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो उसको तो सीए ही बनना चाहिए ना भाई, ठीक है। उसको गवर्नमेंट जॉब में उसको सर्वाइव नहीं कर पाएगा या फिर उसको अच्छा नहीं लगेगा। जिसको लग रहा है कि नहीं मुझे एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, एक 9 to 5 वाली वर्क चाहिए, तो वो सीजीएल कर सकता है। या फिर जिसका की फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा है कि नहीं भाई मैं गवर्नमेंट जॉब ले लूंगा तो मेरा घर का अच्छा कंडीशन हो जाएगा, चल जाएगा, तो उसको गवर्नमेंट जॉब करना चाहिए। अब हाइक बना हुआ है कि बहुत कंपटीशन है, ये एक्चुअली रियलिटी नहीं है। बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन लोग देखो तैयारी करने वाले फॉर्म भरते हैं 20-30 लाख, लेकिन जो एक्चुअल प्रिपरेशन करने वाला तो 50 से 60 हजार लोग होते हैं। वो लोग अच्छे से रेगुलर कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करते हैं। तो अगर कोई गवर्नमेंट एस्पिरेंट कंसिस्टेंट होकर के 180 दिन पढ़ाई कर दिया ना, गारंटी के साथ वो एग्जाम निकाल लेगा, ठीक है। तो आप एवरेज स्टूडेंट थे अपने क्लास 10th 12th और ग्रेजुएशन में, या फिर थे कि एक्सीलेंट वाले टॉपर वाले जो फर्स्ट बेंचर थे? टॉपर वाला नहीं था। 9th क्लास तक तो भाई मैं मैथ में फेल आता था। अच्छा। घर पे रिजल्ट में छुपा के चेंज करके ले जाता था। अच्छा। 12 नंबर आए, उसको मैंने 52 नंबर बना दिया। सर भैया पापा मैं पास हो गया। कभी भी रिजल्ट के दिन पापा मम्मी को नहीं ले जाता। अच्छा। पता नहीं चल। लेकिन 9th के बाद फिर 10th जब आया तो सब लोग एक तो प्रेशर देने लगते हैं कि 10th में बोर्ड है, फिर हो जाओगे तो फिर से देना पड़ेगा एग्जाम। तो उसकी वजह से, एक डर की वजह से, और दूसरा ये था कि थोड़ा बड़ा दोस्तों में आपस में कंपटीशन भी होता है ना, हेल्दी कंपटीशन उस टाइप का भी होता है। और एक ऐसा कोई टॉपर जो लड़का होता है जो अच्छा करता है, तो उसने कुछ कमेंट मेरे पे कर दिया था, तो वो होता है कि भाई खुन्नस खा जाना, मैं उस पर भी आऊंगा, उससे मुझे ज्यादा लेकर के आना है। तो वो वाला में तो मैंने क्या किया, 10th में थोड़ा सा ध्यान दिया, ठीक है। 10th में अच्छा खासा ध्यान दिया और मैंने सोचा कि स्कूल में अच्छा रैंक तो लाना पड़ेगा और अच्छा परसेंटेज भी लाना पड़ेगा। सब मम्मी पापा बोलते थे कि परसेंटेज नहीं लाओगे तो नहीं होगा। तो 10th में मैंने पढ़ाई की, लेकिन 10th में हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। पहले बता देता हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल हिंदी मीडियम, रांची में कॉलेज स्कूल था, ठीक है। ऐसा कोई प्राइवेट वगैरह नहीं था, ठीक है, जहाँ पे कोई फीस नहीं लगता था, वहाँ पे पढ़ा था। तो 10th में मैंने ठीक ठाक पढ़ाई की है, बेसिक ठीक हो गया था, मैथ्स का ठीक था। 12th में लेकिन जब साइंस लिया तो मुझे पता चल गया मेरा औकात कि भाई 10th तो इतना इजी होता है कि भाई कोई भी निकाल लेगा। 12th में साइंस मेरा नानी याद दिला दिया। 10th में मेरा 2nd डिवीजन आया था। तो मैं बोलूंगा एवरेज स्टूडेंट था, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि टॉपर था, एवरेज स्टूडेंट था। रट्टा मार के, थोड़ा समझ करके, चीजों को करके, ठीक है, जबरदस्ती में करके, याद करके मार्क्स ले आता था, ऐसा था। मतलब क्या आप कहना चाहते हैं कि आप पूरा, मतलब एवरेज भी नहीं कहेंगे, मीडियम आप थे? हाँ, मीडियम वाले। हाँ। मैं अपना बताना चाहूंगा कि मैं पूरा एवरेज स्टूडेंट हूँ। मैं स्टार्ट किया हूँ एसएससी सीजीएल और पहला मैसेज मैंने इन्हीं को किया है कि मैं क्या प्रिपेयर करूँ, कैसे क्या करूँ। अगर मैं सिलेक्शन ले लेता हूँ 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, पूरा क्रेडिट इनको जाएगा। पहली चीज ये मैं गारंटी कर रहा हूँ। अभी तुम्हें बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी, एग्जैक्टली, हाँ, बहुत चीजें, और बहुत सारे ऑडियंस को पता चल जाएगा।
तो एक और चीज़ है कि आप ASO पोस्ट पर हैं, पहली चीज़। दूसरा चीज़, आपने फिलहाल में आपने एक गाड़ी लिया, तो फैमिली का क्या रिएक्शन रहा? फैमिली का रिएक्शन तो अच्छे रहता है। हाँ। तो हमारे फैमिली की पहली कार है ये। देखो, सबके घर पे ड्रीम होता है कि उनके घर पे कार हो। ये तो हम है। बाइक तो देखते आ रहे हैं, जब बचपन से थे पापा तभी ले लिए थे। हाँ, हाँ। और वो स्टार्ट हुआ था TVS जो होता ना, हाँ, हाँ। वहाँ से स्टार्ट हुआ था। लेकिन फिर स्प्लेंडर गया, फिर मेरा भाई पल्सर लिया। हाँ। मेरी अपनी कोई गाड़ी लेकिन नहीं थी, 2 व्हीलर भी नहीं था, सही बोल कुछ भी रहे नहीं था। लेकिन मुझे था कि अब लेना है तो एक कार लेना है, तो अभी फैमिली के लिए कार लिया। बहुत सब लोग खुश थे, पहले हेजिटेट भी कर रहे थे क्योंकि माइंडसेट जब नहीं होता मिडिल हाँ। क्लास में, यार बहुत पैसा, इतना पैसा क्या कर सकते Exactly हैं, point है। जरूरत है नहीं, बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होती, ओला उबर हो गया, मना करते। लेकिन मेरा था ड्रीम कि मुझे लेना है। तो मैंने इस बार दिवाली में ले लिया। लेने के बाद अच्छा लग रहा है, ड्राइविंग भी तुरंत सीख ली, मेरा भाई भी सीख लिया, उसको भी काम पड़ता है, पापा को भी सिखा दूंगा अभी। पापा क्या करते हैं? पापा मेरे बिजनेस है उनका। किस चीज़ का? जेरोक्स वगैरह समझते हो? जेरोक्स, फोटोकॉपी। फोटोकॉपी का बिजनेस है, फिर रबर स्टाम्प। और पापा और मेरे चाचा मिलकर के अभी शॉप चलाते हैं। मतलब जॉइंट फैमिली है आपका? जॉइंट फैमिली है। चलो, अच्छी, बहुत अच्छी बात है। तो आप किस अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया है ये SSC CGL? किस अटेम्प्ट में क्लियर किया है? अच्छा, मेरा जो था ना, पहले तो मैं बताऊंगा कि मैं बता देता हूँ जर्नी कि बीटेक मैंने कंप्लीट जब किया था, तो मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ था वही मई जून के आसपास में। हाँ। मई के आसपास होता है सब लोग का बीटेक कंप्लीट। हाँ, हाँ। और अगस्त में एग्जाम हो गया। तो सीजल एग्जाम उस समय भरा था, मुझे पता चल गया था सीजल के बारे में, लेकिन मैं ये डिसाइड नहीं किया था कि मैं सिर्फ सीजल ही दूंगा। जब मैं ग्रेजुएशन पास किया, तो मतलब बीटेक कंप्लीट किया था, तो मेरा दिमाग में सारे एग्जाम्स आते थे कि IBPS भी भर दूं। मैं उस टाइम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया था, तो JEE जूनियर इंजीनियर का भी भरता था। हाँ। और बाकी हेड कांस्टेबल, ये वो, कम से कम लगता है 20 30 40 क्योंकि आपने बीटेक किया था तो टेक्निकल डिपार्टमेंट में ही आपको जाना था। तो मेरे पास फोकस नहीं था कि किस एग्जाम को मैं क्रैक करूंगा। एक एग्जाम मेरे दिमाग में नहीं था, तो मैं सारे एग्जाम को भरता था। उसी में मैंने सीजल का भी भर दिया था। तो जून में कंप्लीट आया था, थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का तैयारी करके अगस्त में एग्जाम दिया। तो मैं उसका अटेम्प्ट नहीं मांगता हूँ, क्योंकि जून जुलाई अगस्त 3 महीने का है, और उसमें भी मैंने उस पर फोकस होकर स्टडी नहीं किया था। तो पहला अटेम्प्ट तो वो था, तो उसमें तो मैं फेल हुआ, मिजरेबली जो बोलते हैं, मिजरेबल तरीके से वो वैसा फेल हुआ। फिर अगस्त से लेकर के दिसंबर जनवरी तक मैं वही वेवर करते रहा कि कौन से एग्जाम की तैयारी करूँ, ये वाला कि वो वाला। सब एग्जाम मेरे मन में था। कभी मैं IBPS देने जा रहा हूँ, उड़ीसा जा रहा हूँ, कभी मैं जा रहा हूँ कोलकाता जा रहा हूँ हेड कांस्टेबल का, कभी कोलकाता जा रहा हूँ कांस्टेबल की दौड़ में। तो ऐसा चल रहा था। 6-8 महीने बहुत हैफजार टाइप का गया, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। बस लग रहा था कहीं से एक जॉब मिल जाए। तो पर आपका दिमाग में कैसे आया कि आपको SSC CGL ही करना है? मैं बता रहा हूँ ना, उसी पे आ रहा हूँ। तो मतलब 5-6 महीने मैंने घर पे ऐसे करके, जैसे तरह से करके मल्टीपल एग्जाम के चक्कर में वेस्ट कर दिए। फिर मेरा एक दोस्त मेरे को कॉल किया, जो कि मेरे कॉलेज का ही था, वो दिल्ली जा चुका था, ठीक है। उससे बात कर रहा था, मैं बोला था बहुत टेंशन है भाई, कोई जॉब नहीं लग रहा, क्या करूं, क्या समझूं, कैसे करूं, मैं तो सब एग्जाम का दे रहा था। बोला था भाई एक एग्जाम का तैयारी क्यों नहीं करते। तो वो गया था बैंक एग्जाम का तैयारी करने, दिल्ली आया था। तो तुम भी आ जाओ यहाँ पे, चुपचाप दोनों मिलकर तैयारी करेंगे भाई। ठीक है। तो मैं आया हूँ, वो शायद 15 दिन पहले गया था। तो यहाँ पे बैच चलता है, कोचिंग में चलता है मस्त एकदम, बैंक के लिए बैंक, SSC के लिए SSC। तुम यहाँ पे आओ, तैयारी करो। मैं बोला ठीक है, आता हूँ, वहीं पे आकर डिसाइड करूंगा कौन सा एग्जाम का तैयारी करूंगा। तो पहले दिल्ली आया था मैं फरवरी में आया। और उसके बाद पहले तो 10-15 दिन में डिसाइड कर रहा था कि भाई कौन सा एग्जाम करो। तो मेरा मन था, पता है, IAS एग्जाम निकालने का, इंजीनियरिंग सर्विसेज, पता होगा। तो उसी के लिए मैं गया पूछने के लिए सबसे पहले क्रैश कोर्स। और IAS एग्जाम में सिर्फ 3 महीने का टाइम बचा हुआ था फिर से। तो फिर गया पूछने, तो कितना लगेगा क्रैश कोर्स। तो बोला 40,000 रुपये लगेगा। 40,000 तो पैसे थे नहीं उस टाइम पे। तो फिर मैंने बोला नहीं यार, ये नहीं होगा। मेरे दोस्त ही ने बोला कि भाई मैं बैंक का कर रहा हूँ, यहीं पे तुम भी आना, इसी कोचिंग में SSC का भी एक बैच चल रहा है। फिर मैंने बोला SSC में कौन कौन से मतलब पोस्ट मिलते हैं, मुझे पता भी नहीं था कि कौन से पोस्ट मिलते हैं। बोलता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, CBI इंस्पेक्टर, इसी से मिलते। मैंने बोला इतने अच्छे पोस्ट इससे मिलते हैं, कितना वैकेंसी आता है। तो बोलता है 7-8 हज़ार पर। उस समय 8,000 10,000 यही एवरेज रहता था वैकेंसी का। हर साल 10,000 वैकेंसी होता है, और सारे में तुम फाइट कर सकते हो। मैंने बोला ये तो अच्छा है भाई, 7-8 हज़ार में तो एक पोस्ट तो ले ही सकते हैं। 7-8 हज़ार वैकेंसी है, तो उसमें एक पोस्ट तो निकालना बनता है भाई तुम्हारा, इतना मेहनत। मैंने बोला इसी का करूंगा। बोले फी कितना लगेगा। तो उस टाइम बोला 16,000 रुपये लगेगा। बोला बहुत कम है, चलो अच्छा है। वहाँ 40,000 लग रहा था, 3 महीने के बाद प्रिपरेशन नहीं होता। मैंने आपको किसने बताया? मेरा एक दोस्त है। अच्छा, ठीक है। कॉलेज का ही दोस्त, साथ में सेम बैच का, उसका भी जॉब नहीं लगा था। ठीक है, वो बैंक का तैयारी करने आया था। वो CGL नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बोला था CGL मेरा लेवल का नहीं, उसको लगता था कि CGL नहीं हो पाएगा उससे। तो वो बैंक का तैयारी कर रहा था, बट मुझे लगता था कि CGL करता तो हो जाता। और मैंने CGL डिसाइड किया, मैं CGL करूंगा। बैंक में मेरा स्टार्टिंग से ही मन नहीं था कि बैंक नहीं होगा पाएगा मेरे से। तो मैंने CGL का एग्जाम किया। और जब फरवरी से स्टार्ट हुआ, जो मेरा अगस्त में फिर से एग्जाम आई, 5 अगस्त को, मुझे अभी भी याद है।
समझो कितना महीना टाइम बचा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि फरवरी वो भी मिड से स्टार्ट हुआ था, लगभग 5.5 महीने के आसपास टाइम था मेरे पास। ठीक है, 5.5 महीने मैंने बहुत जान से मेहनत किया और पहले अटेम्प्ट में निकाला। पहले प्री निकाला, फिर प्री जैसे लगा कि अच्छा गया पेपर, मेंस का तैयारी करने लगा। 3 महीने उसमें भी टाइम मिलते हैं। मेंस का तैयारी किया और मेंस का तैयारी के बाद ये टाइपिंग टेस्ट होता है, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट भी होता है, प्लस साथ में उस समय डिस्क्रिप्टिव भी होता था। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, वो वाला भी पेपर दिया। तो ये सब होते होते मेरा मार्च अप्रैल हो गया। ठीक है, अगले साल का मार्च अप्रैल। ठीक है, और अगस्त में फिर से रिजल्ट आया। मतलब पूरा टोटल 1 साल लग गया। अगस्त से आपने ये एग्जाम, पहला एग्जाम से लेकर के रिजल्ट आने तक पूरा 1 साल लग गया। हाँ। ये पूरा सर्कल हुआ। मुझे उस समय तक पूरा मुझे लग रहा था होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कट ऑफ जब तक नहीं आता मैं बाउंड्री लाइन पे था। बट मेरा फाइनली जब रिजल्ट का दिन आया तो मेरा हो गया था सिलेक्शन, और मुझे अकाउंटेंट का पोस्ट मिला था। मुझे अभी भी याद है कि 5500 के आसपास रैंक था, एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन 5400 समथिंग आया था। ठीक है, आई बिलीव आपको कोई फ़ोन किया था, क्या नाम है, जब आपका रिजल्ट आया? हाँ, मुझे पता फ़ोन किया था कौन, मेरा एक और दोस्त आया था, वो भी मेरे बैच का था। हाँ। उसको जॉब लगा था लेकिन जॉब करना नहीं चाहता था वो। ठीक है, IT में नहीं जाना चाहता था, तो वो भी बैंक का तैयारी किया था और उसने मुझे फ़ोन किया। उसका नाम शुभम है। हाँ। वो भी जॉब कर रहा है बैंक PO, एज ए बैंक PO इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद बैंक में शायद है। तो उसने मुझे फ़ोन किया कि भाई तुम्हारा नाम मैंने देख लिया, गोल्डन कुमार आ गया। तो वो सिचुएशन अभी तक ताज़ा होता है जब आप वो सोचते हो कि वो मेरा एक दोस्त शुभम आपको फ़ोन किया, आपका सिलेक्शन बताया कि बंदा भाई आपका सिलेक्शन हो गया है। तो याद आती है, मतलब ऐसा लगता है कि कहाँ था और कैसा उस दिन रिलीफ मिला था। ऐसा लग रहा था ना कि जैसे कि मेरे माथे पे बोझ रखा हुआ बहुत बड़ा। हाँ। ठीक है, और वो जैसे ही मुझे वो न्यूज़ मिला कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, बोझ ऐसे एकदम खाली, ऐसे जो खाली लगता ना, एग्जैक्टली उसी टाइम में बाहर गया, लाइब्रेरी में बैठा था, क्योंकि 2 दिन से रिजल्ट का वेट कर रहा था। आने वाला है रिजल्ट, आने वाला रिजल्ट। मुझे खाना पीना, एक दिन तो पूरे दिन भर मैं खाना ही नहीं खाया। फिर अगले दिन थक हार के फिर से मैं लाइब्रेरी चला गया था, क्योंकि मुझे सर्टेन नहीं था कि मेरा होगा कि नहीं। तो अगले वाले CGL का भी प्री हो गया था। जब तक प्री भी हो गया था, मेंस का तैयारी करना था, मैं मेंस का तैयारी कर रहा था अगले वाला CGL का। तो मैं तैयारी कर लाइब्रेरी पे, रिजल्ट आया, मेरा दोस्त बोलता है भाई तुम्हारा हो गया। मैंने PDF में चेक किया, मेरा नाम भी आ गया। फिर मुझे बहुत तुरंत उठा, बाहर गया, बाहर जा करके पापा को बोला, पापा मेरा हो गया सिलेक्शन। चलो अच्छी है। तो आपका जो सिचुएशन है ना, जो आपके फ्रेंड आपको सजेस्ट किया, जैसे एक मूवी आया था 12th पास। 12th पास में भी उसको स्टेशन पे एक फ्रेंड मिला था, उसने बताया था कि भाई तू, वो आया था आई थिंक कोई गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए, लेकिन वो डिप्टी कलेक्टर का वो उसने 4-5 पोस्ट बता दिया। तो आपको भी एक टर्निंग पॉइंट, आपका एक फ्रेंड मिला था, और उस मूवी में भी एक टर्निंग पॉइंट उसको एक मनोज सर के लिए एक कहीं छोटा-छोटा, मतलब होता ना कनेक्टिंग द डॉट्स। तुम देखोगे ना तो तुम्हें बहुत सारे डॉट्स ऐसे होते हैं जहाँ से तुम्हारा फ्यूचर चेंज होता है। शायद मैं दिल्ली नहीं आता तो शायद मैंने डिसाइड कर लिया था कि एक बार में मेरा जॉब नहीं निकलेगा तो मैं वापस, या फिर 2 बार में मैक्सिमम सोचा था कि 2 बार में नहीं निकला तो वापस मेरे पापा का जो बिजनेस है ना, फोटोकॉपी की दुकान, वो शुरू कर दूंगा और अपना जो भी मेरा है पढ़ाई किया उसको थोड़ा दिमाग लगा के एक्सपैंड करूंगा। चल, पापा का बात हो रहा था, तो पापा का क्या रोल था आपके सक्सेस में, और आपका मतलब जॉब लेने में क्या आपका पापा का रोल तो यही है कि उन्होंने ऐसा कभी एहसास नहीं होने दिया कि किसी भी चीज़ का कमी है, कि जो भी चीज़ें मैंने बोला पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड सब चीज़ मिला है मुझे। ठीक है, भले बस इतना था नहीं था कि वो DAV वगैरह ऐसे टाइप के कॉलेज स्कूल में लिखवा सके, लेकिन जहाँ तक जितना था उनका, जितना क्षमता था, उन्होंने सब कुछ अच्छा करने की कोशिश की। मैंने BTech के लिए बोला कि मुझे इंजीनियरिंग करना, तो उन्होंने मना नहीं किया। नहीं तो उस टाइम पे जैसा कंडीशन था, नहीं करते हैं। हाँ, तो उस टाइम पे जैसा कंडीशन था कि मना कर सकते थे कि नहीं पढ़, बोला कि चलो ना एजुकेशन लोन लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोला जमीन बेच देंगे। एग्जैक्टली पॉइंट है। तो वो था उनका बहुत बड़ा रोल कि उन्होंने सपोर्ट किया और मुझे BTech करने को दिया। और मुझे बोलते हैं मेरा जो लाइफ का टर्निंग पॉइंट है BTech है, क्योंकि अगर मैं रांची में रहता तो शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। BTech करने के बाद भले मेरा वहाँ कुछ नहीं हुआ, पर मैंने वहाँ पे डांस भी सीखा है। ठीक है, कॉलेज में जाकर के डांस में करता हूँ, तो डांस की जर्नी भी मेरा वहीं कॉलेज से स्टार्ट हुआ और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। सेल्फ इंडिपेंडेंट कैसे बनते हैं वो सब चीज़ें सीखा। बहुत सही था, किसी से मैं बात नहीं करता था, लेकिन वहाँ से थोड़ा सा मैं ओपन हुआ। कॉलेज के बाद भी मैं बहुत सही था, लेकिन उसके बाद जब यूट्यूब वगैरह करने लगा तो थोड़ा सा ओपन हो गया हूँ। तो पापा का रोल बहुत बड़ा है। हाँ। पापा और मम्मी का भी बहुत बड़ा रोल है, दोनों सपोर्ट किया। ठीक है, तो लुक्स मैटर करता है अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को प्रिपेयर करो या फिर किसी भी प्राइवेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, तो लुक्स मैटर करता है? लुक्स तो मैटर नहीं करता है। ठीक है, डेफिनेटली लुक्स नहीं मैटर करता है। आप डिपेंड करता है कि आप हार्ड वर्किंग कितने हो। सभी टाइप के लुक्स तो नहीं मैटर, मॉडलिंग नहीं हो रहा है यहाँ पे कि लुक्स मैटर करेगा। क्योंकि आई बिलीव आपको 9th या 10th में किसी ने कमेंट भी किया था, तो उनको क्या बोलना चाहोगे?
इस टाइम पर, इस स्टेज पर पहुंच पे गए। उस टाइम पे भद्दा थोड़ा सा कभी कभी हाँ। बचपना की वजह से हाँ, हो जाता है, बचपना, हाँ। आपस में जब छोटे छोटे रहते हैं तो लोग बोल भी देते हैं, लेकिन हाँ। दिल पे लग भी जाता है। तो वही 10th का एक लड़का था 10th में जो कि टॉप करता था हमेशा, ठीक है, हाँ वहाँ हाँ पे टॉपर की कैटेगरी में आता था, ठीक है। तो उसी ने ही मजाक कर दिया था, मजाक में बोल दिया था। पर उसी दिन से मैंने डिसाइड किया कि भाई अब इसको पीछे करना है, मैं इसको पीछे करना है। 10th का रिजल्ट आता था इसको पीछे करूंगा, और 10th के रिजल्ट आते आते मैंने उसको पीछे भी कर दिया था। ठीक है, तो आपने ग्रेजुएशन आई बिलीव 2015 में कंप्लीट किया था, किस ईयर में कंप्लीट किया था? 2015 में। 15 में कंप्लीट किया था। हाँ, और स्टार्ट आपने किस ईयर में किया था? 2011। एसएससी सीजीएल स्टार्ट कब? 2016 में। 15 में कंप्लीट किया, 16 में स्टार्ट किया। और मतलब सिलेक्शन कब हुआ? सीजीएल 2016 में सिलेक्शन हो गया था। हाँ। और ज्वाइनिंग हुई मेरी 17 में, 2018 में। 2018। 16 वाला 18 हो गया। अच्छा। देखो ज्वाइनिंग होते होते रिजल्ट तो 2017 में दे दिया था, लेकिन ज्वाइनिंग आने में भी 6-7 महीने लग जाता। तो अगस्त में हुआ, फिर अगस्त के बाद मैं मई में ज्वाइन किया था मुझे यहाँ पे 2018, मई 2018 में। फिर मैंने 2017 तब तक मेरा एग्जाम दे दिया था, मेंस। तो फिर जॉब में रहते रहते मैंने डिस्क्रिप्टिव का पेपर दिया था और टाइपिंग टेस्ट दिया था। उसके बाद 2020 में 2 साल में जॉब एज ए अकाउंटेंट किया था। उसके बाद मेरा रिजल्ट आया तो मुझे ASO इन CSS का पोस्ट मिला था, उसके लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। 1521 रैंक आया था। तो मेरा वो भी था कि मुझे भाई 50,000 प्लस इन हैंड सैलरी चाहिए। जब स्टार्टिंग वाला जो था उसमें 35,000 मिलता था, अब उसकी 50,000 सैलरी हो गई है। लेकिन उस टाइम पे उसका 35,000 32,000 सैलरी था। बट ASO की सैलरी 60,000 थी स्टार्टिंग से, मुझे 60,000 वाली। अब तो आई बिलीव सैलरी बढ़ चुकी है, तो बहुत बढ़ चुकी है। अब तो 8 पे कमीशन आने वाला सैलरी। अब आपने बताया, अपने वीडियोस में भी बताया था। इसमें आपका पावरफुल डिसीजन आपके लाइफ में क्या था? डिसीजन इज पावर। ये तो याद रखना कि हमारे जो लाइफ में जो भी फ्यूचर डिसाइड होता है ना, हमारे डिसीजंस पे डिसाइड करता है। आपका डिसीजन आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है। मेरा पावरफुल डिसीजन मुझे लगता है एक तो बीटेक करना था मेरा लाइफ का। मैं बोलूँगा सबसे बड़ा जो डिसीजन मैंने लाइफ में जो लिया है, पहला कि मुझे बीटेक करना है, और किया। पता है बीटेक जाने के बाद भी मैं जब घर से बाहर गया था तो मन नहीं लग रहा था, मैं वापस आना चाहता था, मैं बीटेक छोड़ना चाहता था। 15-20 दिन अच्छा लगा, उसके बाद पता नहीं घर की बहुत याद आती थी, मैं रोता था मम्मी से बात करके। लेकिन फिर वहाँ पे मम्मी पापा ने किसी तरह से मुझे समझाया, पापा ने समझाया और रुक गया मैं। शायद मतलब ऐसा सिचुएशन हो गया था, लग रहा था कि अब छोड़ दूँ, नहीं रह पाएगा, मैं नहीं रह पाऊँगा। बट किसी तरह से किसी ने मैनेज करके मैं वहाँ रुका। तो वो था एक डिसीजन कि मैंने बीटेक कंप्लीट किया। दूसरा डिसीजन था कि मैंने रांची छोड़ करके मैंने डिसीजन लिया कि दिल्ली जाऊँगा और दिल्ली में मैं तैयारी करूँगा, कुछ ना कुछ अपने बल पे कुछ करके आऊँगा वापस। तो ये टर्निंग पॉइंट था। जब डिसीजन ले लेते हो आप कि मुझे करके आना है, नहीं तो नहीं आऊँगा, या तो बिना अपॉइंटमेंट लेटर के नहीं आऊँगा, तो वो फिर अलग से आपको एनर्जी मिलती है मेहनत करने। तो आप पहले से ही रांची, क्योंकि अभी आई बिलीव आपके पूरे फैमिली रांची में रहती है। रांची में ही अभी रहते, केवल आप रहते हो यहाँ पर? हाँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मेरी वाइफ रहती है अभी रिसेंटली। ठीक है। तो आप वो स्टोरी एक बार बता सकते हैं, जब आप बीटेक कंप्लीट करके, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आप अपने घर आए, तो आपके साथ पड़ोसी वाले अंकल ने आपको कमेंट करके 50,000 वो वाला, प्लीज़ आप बताइए इनको। तो कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं जो कि लाइफ में होने भी चाहिए, जिसमें कि आपकी बेइज्जती होती है, लेकिन आप वहीं पे डिसाइड भी करते हो अपने लिए कि मुझे भाई कुछ ये बेइज्जती का बदला लेना है, या फिर मुझे ऐसा बेइज्जती आगे नहीं झेलना, इस टाइप का होता है। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ था कि मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तो बीच बीच में क्या होता था, कभी कभी मन करता था यार पापा के साथ ही मैं उनका हाथ बटाता हूँ, चलो दुकान पे जाता हूँ। तो बीच बीच में प्रिपरेशन के टाइम पे भी मैं दुकान पे चला जाता था, ठीक है, अपने पापा की दुकान पे, और उनका कुछ हेल्प कर देता था। या फिर कोचिंग रहता था, मैं कोचिंग लिया था, ज्वाइन किया था उधर भी, ठीक है, नॉर्मल कोचिंग। तो कभी कभी कोचिंग के बाद से वहाँ पे, या तो बीटेक के बाद भी मैंने साइकिल लिया था, ठीक है। आजकल के बच्चे 12th के बाद पूरा बाइक का डिमांड करते थे। मुझे पता था कि मैंने कुछ नहीं किया तो मुझे बाइक में डिजर्व नहीं करता हूँ, तो मैंने 2,500-3,000 की साइकिल ली थी। और बीटेक करने के बाद भी साइकिल से जाता था 5-6 किलोमीटर कोचिंग, एंड वापस आता था अपने घर। 5-6 किलोमीटर बहुत दूर होती है। हाँ, तो वो मैं जाता था क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि मैं बाइक बोलूँ घर पे, और इससे कंडीशन भी नहीं था फाइनेंशियली। तो वही दुकान जाता था, दुकान में थोड़ा मोड़ा हाथ बटाता था पापा की। तो वहीं आसपास बगल में अंकल थे, तो उनको पता था कि क्या कर रहा है आपस में, तो लोग को पता होता ना, आसपास के दुकान वाले को लोगों को पता। तो उसमें से कोई अंकल थे, नाम नहीं बताऊंगा मैं, नहीं ऑब्वियसली बात। तो वही वो अंकल फिर बोले अचानक से ऐसे बात करते करते, कैसा कर रहे हैं, मतलब हाँ तैयारी कर रहे हैं। तो उनको नहीं पता मतलब तैयारी चल रहा है। तो बोला कि अच्छा तैयारी कर रहे हो, अच्छा तो बीटेक कर लियो, 4-5 लाख 4-5-6 लाख रुपया खर्चा कर दियो, तो 50,000 वाली कम से कम सैलरी तो कर ही लोगे ना, ठीक है ना, 50,000 वाली तो कम से कम कर लोगे। तो लेकिन बोलने में थोड़ा सा कटास था उसमें, कि भाई तू तो कुछ नहीं कर पाया, ऐसा नहीं होता, वो लगता है, हाँ बहुत करता है। तो ऐसा लग रहा था कि भाई मैं सच में कि तुमने 5-6 लाख रुपए तो लगा दिए हो, तो 50,000 वाली सैलरी तो तुम्हारा लगना ही चाहिए, ऐसा।
तो वही मुझे थोड़ा दिल को बहुत थोड़ा सा दुख लगा था, मुझे बुरा लगा कि सच में सही बोल रहे हैं भाई, कहीं ना कहीं मेरे इनको करना चाहिए। अगर मैंने 7-8 लाख मार रहे हैं, मतलब एग्जैक्टली फैक्ट बता रहे हैं। हाँ 7-8 लाख रुपए मैंने खर्चा किया तो 50,000 कम से कम मिनिमम मंथली सैलरी तो होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग भी 40-50,000 रुपये कमा ही लेते हैं दुकान से। अगर मैं बीटेक करने के बाद भी उतना ना कमाऊंगा तो फिर भाई, तो वो मेरे दिल को बहुत बुरा लगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया नहीं मुझे कुछ करना पड़ेगा डेफिनेटली। फिर मैंने डिसीजन लिया कि भाई, उसी से मैंने डिसाइड किया कि मेरी पहली जो सैलरी, मुझे सैलरी होनी चाहिए इन हैंड जो आएगी 50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन जो पहला जॉब लगा था उसमें मुझे 35,000 मिला था। इसलिए मैंने पापा को फ़ोन करने के बाद ये भी बोला था कि पापा मुझे पता था कितनी सैलरी मिलेगी, कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे जो जॉब पोस्ट मिला है मैं फिर से तैयारी करूँगा। ठीक है, तो आप क्लास 10th 12th जैसे कि आपने बोला गवर्नमेंट एग्जाम से प्रिपरेशन की हो, सॉरी गवर्नमेंट एग्जाम से आपने स्कूलिंग किया? स्कूलिंग किया। हाँ। तो आपका बॉयज़ वाला कैटेगरी था या फिर गर्ल्स बॉयज़ दोनों मिक्स वाले? सिर्फ बॉयज़ था हमारा 6 क्लास से 10 तक। 6 तक तो ऐसे ही नॉर्मल आसपास के स्कूल होते हैं जहाँ पे छोड़ देते हैं, 5 क्लास तक तो वहीं था। 6 क्लास से बॉयज़ स्कूल था, मारवाड़ी +2 हाई स्कूल रांची, ठीक है, वहाँ पे जाता था, और बॉयज़ पूरा स्कूल था। ठीक है। उसके बाद जो 10th 12th किया, 11th 12th रांची कॉलेज था, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज था, और उसमें तो दोनों थे, लेकिन वो कॉलेज उस टाइम पे जो चलता था ना, वहाँ पे जाना नहीं होता था, एग्जाम के टाइम पे जाता था, कुछ क्लासेस वगैरह कुछ नहीं होते थे, बस ये था। कोचिंग जाता था अपना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ने के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ने के लिए। तो आपने सेल्फ स्टडी किया या फिर कोचिंग? आपने दिल्ली आए तो सेल्फ स्टडी किया या फिर कोचिंग? नहीं बताया, मैंने कोचिंग किया था। यहाँ पे आने के बाद ना सेल्फ स्टडी नहीं किया, क्योंकि मुझे गाइडेंस की बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता था कि कैसे तैयारी करते हैं, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता, तो मैंने कोचिंग ज्वाइन कर लिया था। वो कोचिंग का पहले पैरामाउंट कोचिंग चलता था, अब बहुत कम हो गया पैरामाउंट कोचिंग, ठीक है। नीतू मैडम का ही वो कोचिंग था, लेकिन नीतू मैडम, मैं उनका वीडियोस उनका भी देखते रहता हूं, तो केडी कैंपस अब उनका नाम हो गया। तो नीतू मैडम की जो था अब सेपरेट होकर के पैरामाउंट और केडी कैंपस अलग हो गया, तो पहले कंबाइंड चलता था, नीतू मैडम का ही ऑनरशिप था। तो वहाँ पे ज्वाइन किया था, और वहीं पे मैंने सारे क्लासेस किए, नोट्स कॉपी बनाया, अच्छे से पढ़ाई किया। वहाँ पे मुझे एक अच्छा दोस्त भी मिला, जिसका भी सिलेक्शन हुआ है। 4-5 दोस्त थे हमारे ग्रुप में, क्योंकि सब लोग मेहनत करके भी सिलेक्टेड है। ठीक है, तो क्या सेल्फ स्टडी करने से हमें जॉब मिल जाएगी या फिर हमें कोचिंग का भी हेल्प लेना पड़ेगा? मैं बोलूँगा कि अगर एकदम आइडिया नहीं है गवर्नमेंट जॉब का, ठीक है, तो कोचिंग लेने से क्या होता है ना, स्ट्रीमलाइन हो जाता है, आपको पता चल जाता है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या होता है। तो कोचिंग लेने से थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है, आपको डायरेक्शन मिल जाता है। सेल्फ स्टडी करोगे तो आपको पता नहीं है, रास्ते में पता इधर उधर बस चल रहे हो, चलते चलते पहुँच गए तो पहुँच गए। तो मुझे लगता है कि अगर आपको आइडिया नहीं है कि कैसे तैयारी करते हैं, तो आपको एक कोचिंग के साथ कोई बैच लेकर के, आजकल तो ऑनलाइन बैच भी आ गया, ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऐसा ऑफलाइन। क्या टीचर क्या होता है ना, जब पढ़ाते रहता इतना लंबी लंबी क्लास चलता है, पढ़ाते भी वो मैथ का टीचर है तो मैथ का बता देगा कि मैथ में किस टाइप के पूछा जाता है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, भाई बार बार रिवाइज करते रहना, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। इंग्लिश वाला पढ़ाते समय बोलते हैं कि वो कैप्स आना चाहिए। तो क्या होता है कि जब आप एक बैच ले लेते हो तो आपको रास्ता पता होता है कि भाई ये जो पढ़ा रहा है ना, चुपचाप ये पढ़ लो, जो बता रहा है उसको फॉलो कर लो, उसी में से आएगा। लेकिन अपने से करने जाओगे, कोई यूट्यूब का इधर वीडियो उधर वीडियो इधर वीडियो, तो भटकाव सा लगेगा, क्लैरिटी नहीं लगेगी। तो इसलिए मैं बोलूँगा जो नया है उसके लिए कोचिंग जरूरी है। जो पढ़ लिया, एक बार समझ गया, एक फिर भी सिलेक्शन नहीं, और रिपीटर्स है जिसको बोलते हैं, वो सेल्फ स्टडी करके अपना निकाल सकते हैं। तो मेहनत या किस्मत एग्जाम में क्या काम आता है? मेहनत डेफिनेटली, किस्मत भी उसी का काम करता है जो मेहनत करता है। बिना मेहनत के आप गवर्नमेंट जॉब जैसे एग्जाम को नहीं निकाल सकते। मैं बोलूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि बहुत सारा लक फैक्टर काम करता है, वो करता है लक फैक्टर काम। कुछ लोग अनलकी भी हो जाते हैं 4-5%, लेकिन 95% लोगों का किस्मत मेहनत से ही उनका फ्यूचर बनता है। ठीक है, मुखर्जी नगर के बारे में आप कुछ बताइए। देखो आपका अगर लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है वहाँ? मुखर्जी नगर ये हुआ कि मैं मुखर्जी नगर से दूर रहा हूँ। मैक्सिमम लोग जो तैयारी करने आते हैं तो मुखर्जी नगर ही आते, पर मैं मुखर्जी नगर नहीं गया था। कभी नहीं गया? मुखर्जी नगर में तो तैयारी नहीं किया था। अच्छा। मैं कटवरिया सराय मुनिरका जानते होंगे, तो मुनिरका एरिया में कोचिंग था, वहाँ पे गया था, क्योंकि मेरा दोस्त भी वहीं पे था। और अच्छा था कि जो वहाँ पे रहता था, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा कंपटीशन नहीं पता चला। मुखर्जी नगर में मैं एक आध बार बीच में गया भी, इतना भीड़, इतना स्टूडेंट दिखते थे ना कि मैं जाके वहाँ पे डर गया। वहाँ पे पीजी का हालत भी बहुत दयनीय है, मतलब कि जैसे तैसे करके लोग रह रहे थे। एक आध बार मैं गया हूँ स्टूडेंट का, जैसे तैसे करके रह रहे हैं। उससे अच्छा था कि मैं मुनिरका में था,
वहाँ पे एसएससी के स्टूडेंट कम थे, आईएएस के ज़्यादा थे, इंजीनियरिंग सर्विस वाले। तो मुझे कंपटीशन ज़्यादा फील नहीं होता था। जब तुम भीड़ में रहोगे, हज़ारों स्टूडेंट को देखोगे, लगा सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इतना बुक्स बिक रहा है, कहीं ना कहीं मन में डर आएगा। लेकिन मैं वहाँ पर रहता तो मुझे चलो भाई कोई कंपटीशन नहीं, आराम से तैयारी करो। जितना कोचिंग में 70 लोग आ रहे हैं उन्हीं को देखता था, कोचिंग में थोड़ा भीड़ दिखता था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और मुखर्जी नगर में तो 20-20 कोचिंग थे, एक साथ निकलते थे। जाने में एक अच्छे टीचर के अंदर घुसने में आधा घंटा पहले जाना पड़ता था, निकलने के लिए आधा घंटा टाइम लगता था एक्स्ट्रा। तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। लेकिन मुखर्जी नगर जा करके भी बहुत सारे लोग निकाले हैं। बट ये मैं बोलूँगा कि ठीक था, एजुकेशन हब था, जो अपने आप को कंसिस्टेंट फोकस रह करके तैयारी किया तो वहाँ से भी निकले हैं लोग। फेलियर और गरीबी लाइफ में क्या सिखाता है? फेलियर हमें फेलियर नहीं होता, फेलियर एक सक्सेस का स्टेप्स होता है। जैसे अगर सक्सेस को अचीव करना ना, तो बिना आपको फेलियर के मिलेगा ही नहीं। जब फेल होते हो तो तभी आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो। जब आपके मार्क्स कम आते हैं, मॉक टेस्ट लगाना, मॉक टेस्ट समझते होगे? अभी मॉक टेस्ट लगाते पहले मैं नहीं जानता था, अब जानता हूँ। मॉक टेस्ट लगाते हो तभी तो उसमें मार्क्स कम आते हैं, तो समझो एक तरह से फेल ही तो हुए। तुमने कट ऑफ के इतना मार्क्स नहीं लाया तो तुम उससे सीखे ना। तो उसी तरह से फेलियर कुछ नहीं होता, फेलियर एक माइलस्टोन, स्टेपिंग स्टोन होता है, ठीक है, जिससे कि आप सीखते हो। अगर फेलियर को कोई समझ लिया कि भाई फेल हो गया, आप तो हम नहीं करेंगे, इससे नहीं होगा, तो फिर वो फिर सक्सेस अचीव नहीं कर पाएगा। फेलियर के बाद फिर से तुमको आपको उठना पड़ता है, सीखना पड़ता है और आगे बढ़ना होता है, तब जाके सक्सेस मिलता है। और क्या पता दूसरा गरीबी बहुत तरह के होते हैं। अगर आपके पास मोबाइल है, आपके पास इंटरनेट है, तो आप गरीब नहीं हो। आप वहाँ से कितना भी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, कितना भी चीज़ें सीख सकते हो। यूट्यूब गुरु से आप दुनिया की हर चीज़ सीख सकते हो, एवरीथिंग सीख सकते हो। तुम्हारे अंदर वो जज्बा होना चाहिए। और अगर आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास नेट है, आप वीडियोज ये देख पा रहे हो, मतलब आप गरीब नहीं हो। गरीब वही कहलाता है जिसके पास 2 दिन की रोटी भी जुड़ाने के लिए मुश्किल पड़ जाता है, उसको गरीब मैं बोलूँगा। ठीक है, उसके लिए प्रॉब्लम होती है लाइफ में चीज़ें, लेकिन वो भी अगर ठान ले तो चेंज कर सकता है अपने लाइफ को। पॉइंट है। तो आपने फ़ोन का लाइक अभी जिक्र किया, तो आप जब दिल्ली आए, प्रिपरेशन कर रहे थे, तो फ़ोन आप कौन सा यूज कर रहे थे? मतलब डिजिटल, ये मेरा पूछना है कि डिजिटल आप यूज कर रहे थे या फिर नहीं, हाँ, मेरा था नहीं, वो वाला था, मतलब कॉलेज में ले लिया था। गैलेक्सी आया था सैमसंग का, मतलब छोटा वाला आया था, स्क्रीन टच वाला था, 7-8 हज़ार का था। ठीक है, 7-8 हज़ार का था। मेरा और मैं अपने भाई दोनों मिलकर लिए थे। मेरा भाई बोला था कि ले देते हैं, चलो। तो आपके भाई भी, मुझे नहीं पता था। मेरा छोटा भाई भी। अच्छा, वो क्या करते हैं? उसने बीटेक किया है, उसने सिविल इंजीनियरिंग किया है, सिविल से, और उसने एमटेक भी किया है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से। उसके बाद अपना फर्म खोल करके अभी बिल्डिंग डिजाइन करता है। बहुत अच्छी बात है। हाँ। तो जैसे तो ये मैंने बोला कि मेरा टच पैड ही था, लेकिन टच पैड मेरा बहुत काम आया। वो मैंने ले लिया था कॉलेज के सेकंड ईयर में, वही काम आया था। और उससे मैंने बहुत सारे डांस भी सीखे यूट्यूब से देख कर। चलो, अच्छी बात है। तो जैसे कि आपने बोला आपके पास फ़ोन था, आप दिल्ली आए, नए शहर में आए। जैसे मैं भी दिल्ली में नया शहर में आया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, गांव से दिल्ली आते हैं ना, तो वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, बहुत ही जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, पार्टी क्लब्स ये वो। तो डिस्ट्रैक्शन से आपने कैसे बचा? देखो, मेरे पास यही था कि भाई मुझे ये पता था कि अगर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा तो मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं कि डिस्ट्रैक्शंस नहीं मिलते थे, दोस्त मिलते थे ऐसे भी कि चलो यार घूमने चलते हैं, यहाँ चलते हैं, इंडिया गेट घूम के आते हैं। पर मैंने जब तक मेरा जॉब नहीं लगा था ना, तब तक मैंने इंडिया गेट भी नहीं देखा था। दिल्ली आकर के लाल किला नहीं देखा था, कोई भी जगह नहीं घूमा था। बस मुझे था, मेरा इतना डेडिकेटेड था ना यार कि मेरे पास इतना प्रेशर। एक तो मैं 10,000 रुपये महीने मांगने पड़ते थे घर से, और मुझे बहुत बुरा लगता था। जब महीना पूरा होता था मुझे लगता था अब मांगना पड़ेगा पैसा। तो मुझे लगता था कि मैं यहाँ पे कोई घूमने फिरने नहीं आया हूँ, मैं पढ़ाई करने आया हूँ। मुझे अपॉइंटमेंट लेटर वो चाहिए, उसके बाद ही कुछ करना, अदरवाइज कुछ मत करना। तो वो जो मेरा थिंकिंग था ना, वही मेरे को दूर रखता था। और मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं घूमूंगा फिरूंगा, अपने पैसे से घूरूंगा। मेरे पापा मम्मी का कर्तव्य पूरा कर दिया उन्होंने, मुझे ग्रेजुएशन करवा दिया। अब मेरा है कि मैं जल्दी जल्दी अर्न करके उनको वापस, मतलब डिस्ट्रैक्शन से बचना है तो भाई जो गोल लिया उस गोल पे रहो। अपने फैमिली की सिचुएशन देखो ना, तुम किस पर्पस से दिल्ली में आए हो। तो घूमने फिरने के लिए थोड़ी नहीं, घूमने फिरने के लिए तो पूरा टाइम बचा हुआ। अपने पैसे से घूमो ना, क्यों मम्मी पापा का पैसों को वेस्ट करो। अगर तुम्हारे मम्मी पापा का बहुत अथाह पैसे तब तो घूम सकते हो, देयर इज नो डाउट। 2-4 पैसे इधर बांट भी सकते हो। हाँ। तो क्या पैसा मैटर करता है? बहुत ज़्यादा मैटर करता है भाई। हमारे मिडिल क्लास का फैमिली का यही है, पैसा कमाने का सोचो भाई। ऐसा बहुत सारे लोग ना पैसे को नेगेटिव जैसा सोचते हैं कि उसके पास ज़्यादा पैसा है मतलब 2 नंबर का माल होगा, उसके पास ये पैसा कमाता, कहीं ना कहीं से गलती से पैसा निकाला होगा। पर ऐसा नहीं है। पैसे लोग कमाते हैं वो अपनी मेहनत से, दिमाग से कमाते हैं। उनके पास
ये लैक वाली मेंटेलिटी नहीं होता कि लैक ऑफ कम नॉलेज नहीं होना चाहिए। लैक ऑफ नॉलेज, लैक वाली मेंटेलिटी मतलब हाँ। कम वाली, अरे कम रहेंगे, थोड़ा कम कमाएंगे वो लेकिन सुखी से रहेंगे। उसको हिंदी में थोड़ा सा भोजपुरी में बोलते कंजूसी। हाँ, कंजूसी नहीं करना है। अपने लाइफ एक बार आपको मिला है तो पैसा खूब कमाओ और अपने लाइफ को एंजॉय करो, पूरा दुनिया देखो। दुनिया देखना चाहते हो तो क्या तुम थोड़ा मोड़ा जो पैसा कमाते हो उससे हो पाएगा? नहीं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना पड़ेगा। ठीक है, तो पैसे आपको मैं बोलूँगा कि पैसे कमाओ, अच्छी चीज़ है, लेकिन अच्छे तरीके से कमाओ। हाँ, सही तरीके से कमाओ, लोगों को हेल्प करके कमाओ। लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा तो अपने आप वो पैसे देंगे। उनका 1 लाख रुपए वाला प्रॉब्लम तुम सॉल्व करेगा तो 10,000 कोई भी तुम्हें दे देगा। पॉइंट है। तो जैसे कि बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं, मतलब कि आप भी एक बार फेल हुए हो, और उस आई बिलीव दूसरे अटेम्प्ट में आप क्लियर हो गया ना। पहला अटेम्प्ट तो वो 3 महीने का ही था। बाकी फेल उससे पहले बहुत सारे एग्जाम्स मल्टीपल फेल हुए हो, 5-6 कम से कम 40-50 एग्जाम दिए जिसमें कि मैं फेल हुआ, मेरा रिजल्ट नहीं आया। लेकिन जब मैंने डेडिकेटेड होकर सीजीएल का एग्जाम पहली बार दिया तो मेरा निकल गया था। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है कि बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, 5, 6, 7, 8 अटेम्प्ट दे देते हैं, वो रिजेक्शन लोग कैसे झेल पाए? देखो, सबसे पहले रिजेक्शन वो खुद अपना रिजेक्शन करवाते हैं, क्योंकि सबसे पहले उनका फोकस नहीं होता। जो 5-6 अटेम्प्ट देते हैं ना, वो वही लोग देते हैं जिनके मन में 4-5 गोल्स होते हैं। उनके मन में अगर एक एग्जाम के प्रति रहेगा ना गोल कि मुझे यही एग्जाम निकालना, मुझे इतने मार्क्स लाने हैं, तो वो एक बार में निकाल लेगा। ठीक है, सबसे पहले तो रीजन वही होता है कि खुद उनका गलती होता है कि वो 5-6 मल्टीपल एग्जाम के पीछे पड़ते हैं, या फिर उनके पास कंसिस्टेंसी नहीं होता है, इसकी वजह से। तो सबसे पहले अपनी गलती को एक्सेप्ट करना पड़ेगा उनको कि भाई मेरी गलती की है। अब रिजेक्शन को कैसे हैंडल करेंगे? रिजेक्शन को यही ऐसे ही हैंडल करेंगे कि मेरी गलती थी। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लोगों लाइफ की, तभी जा करके तुम उसको हैंडल कर पाओगे। अगर तुमने डिसाइड किया कि आज मैं जो भी कुछ हूँ वो मेरा 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइफ में जो भी कुछ मुझे मिला है वो मेरा 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो मन में अगर थॉट्स आ गया तो उसको खुद लगेगा कि चलो पिछला बार मैंने गलती किया था, वो मेरी गलती ही थी। मैं इस टाइम पे मुझे वो पार्टी में नहीं जाना चाहिए था, इस टाइम पे मुझे 5 दिन की जो छुट्टी थी वो उस पर नहीं जाना चाहिए था, मुझे यहाँ पे मेहनत करना चाहिए था। सब आपको गलती रियलाइज़ होगी और उसके बाद फिर आगे की तैयारी करेंगे। तो रिजेक्शन को हैंडल करने का एक ही तरीका, अपनी गलती मान लो भाई कि मेरी गलती है। क्योंकि तुम्हारी लाइफ जो भी आज कुछ है ना, तुम डिसाइड करके, तुम सोच करके देखो। मैं तुम्हें ही पूछता हूँ सोनू, तुमको लगता है ना कि आज जो कुछ भी मैं हूँ 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है? अगर मैं अपना लाइफ किसी और दिशा में मोड़ना चाहता तो उधर भी चल जाता है जरूर। मैं अभी आप जो बोल रहे हो ना कि डिस्ट्रैक्शन, में बहुत ऐसा चीज़ किया हूँ जो अगर मैं नहीं करता तो बहुत अभी अच्छा खासा पैसा भी कमाता और अच्छा जगह भी रहता। तो वही है हमारे लाइफ को, ही तो छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं, वो छोटे छोटे, लेकिन लाइफ को लॉन्ग टर्म में बहुत अलग डायरेक्शन में मोड़ देते हैं। ये केवल एंजॉयमेंट है 2 से 3 साल, उसके बाद आज जब शादी हो उसका रियलाइजेशन लाइफ में एंजॉय करना चाहिए, लेकिन फेज होता है आपका ना, जिस टाइम पे एंजॉय करना तब ज्वाइन करो। जैसे कॉलेज मैंने खूब एंजॉय किया, मुझे पता था कॉलेज, लेकिन कॉलेज में एंजॉय करने के बाद जब मुझे लगा कि मुझे जॉब चाहिए तो उस टाइम पे मैंने अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करके रखा। अब मैं फिर से एंजॉय करता हूँ, मेरे पास पैसे हैं तो। आप दिल्ली आए तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि लाइक फॉर एग्जांपल मैं घर पर हूँ, ठीक है, तो घर पर टाइम मैनेजमेंट भी नहीं हो रहा क्योंकि बहुत सारे घर वाले हैं, बहुत काम वाला आवाज़ ये हो। अगर मैं बाहर रह रहा हूँ तो वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन प्लस टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही बड़ा टाइम मैनेजमेंट क्या? टाइम मैनेजमेंट कुछ नहीं, एक शेड्यूल बन जाता है तुम्हारा, किस चीज़ में टाइम मैनेजमेंट करना। बहुत सारी चीज़ें होगी तब तो टाइम मैनेजमेंट। जैसे कि मेरा था कि मैं जॉब के साथ यूट्यूब बनाना था, तो अपना टाइम ऐसे ही मैनेज करते थे कि हर दिन मूड तो नहीं करता था वीडियो बनाने का, बस सैटरडे संडे को मैं बना लिया, कभी मैं रात को बना लेता था। इस तरह से मैं मैनेज करता था। टाइम को मैनेज नहीं किया जा सकता। 12 घंटे कहीं टाइम होता है, तुम्हें अपने आप को मैनेज करना हो। लोग यही तो सोचते हैं गलत, कि हमको टाइम को मैनेज करना। टाइम को मैनेज करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को मैनेज कर लो, टाइम मैनेज हो जाएगा। जैसे कि बिहार, यूपी, अधिकतर जितने भी लोग होते हैं सरकारी नौकरी की तरफ जाते हैं, तो क्यों जाते हैं? मतलब कि बीवी या फिर मतलब जो उनकी वाइफ है वो अच्छी मिल जाए, या फिर क्यों जाते हैं? देखो, सरकारी नौकरी इसलिए जाते हैं ना, एक तो भाई बहुत चर्चे होते हैं सरकारी नौकरी के बारे में, और फैमिली वाले भी सोचते हैं कि जॉब हो तो सरकारी नौकरी हो, ऐसा सब तरफ लोग बोलते हैं कि एक बार लग गया तुमको कोई निकाल नहीं सकता, और बहुत ठाठ वाली जिंदगी है, अच्छी नौकरी है। तो ये सब चीज़ें मेंटलिटी बना करके सरकारी नौकरी को ऐसा बना दिया गया। पर मैं बोलूँगा कि सबको सरकारी नौकरी की तरफ नहीं भागना चाहिए। खुद बोल रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट जॉब हो करके भी, कि हमारे सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे भागोगे तो देश का डेवलपमेंट नहीं होगा। आपको स्टार्टअप में जाना चाहिए, अपना बड़ा बड़ा बिजनेस करना चाहिए, और उसमें भी आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो, और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। सबका लाइफ में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है। जैसे तुम्हारा स्केचिंग है, ठीक है, तो तुम अपने स्केचिंग वाले कैटेगरी में जाकर के कैरियर बना सकते हो।
अगर 1 साल 2 साल दो तो, अगर तुम्हें सच में उसमें बहुत अच्छा करना है तो सबको देखना चाहिए कि मैं किस फील्ड में जाना चाहता हूँ और उसके हिसाब से अपना डिसाइड करना चाहिए। बट हम अपने घर के प्रेशर की वजह से सब बाकी लोगों को देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में गया तो हम भी वो डिसाइड कर लेते हैं, तो इसकी वजह से बाकी यूपी बिहार में ना गवर्नमेंट जॉब का क्रेज ज़्यादा। और ये भी होता है कि लोग शादी भी जो करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब वाले से करना चाहते हैं, बट ये भी याद रखना कि जो गवर्नमेंट जॉब वाले से शादी करना चाहते हैं सिर्फ मिडिल क्लास के लोग ही करना चाहते हैं। हाँ। अपर क्लास वाले नहीं करते हैं गवर्नमेंट, उसको पता 50,000 की 50,000 हाँ। 1 लाख रुपए ज़्यादा ज़्यादा मिलेगा और हम तो सर 1 करोड़ रुपए कमाते हैं साल का। मेंटलिटी अभी चेंज नहीं हुआ है इंडिया हाँ, में। तो मिडिल क्लास वाले ही शादी करेंगे। अपर मिडिल क्लास जो अपर थोड़ा सा हो गया ना वो गवर्नमेंट जॉब वाले से शादी नहीं करते हैं। करेंगे वो तो यूपीएससी और वो वाले से करेंगे, यूपीएससी एसएससी बी ग्रुप वाले नहीं करते। यूपीएससी आईपीएस हो, आईएएस हो, आईआरएस हो, तब जा करके आपकी शादी हो जाएगी, बाकी इसमें नहीं करना चाहते। तो मैं तो यही बोलूँगा कि किसी का लाइफ में अगर सच में गवर्नमेंट जॉब में आना है आपको कि नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब सही है तो गवर्नमेंट जॉब में आओ, लेकिन अगर आपके लाइफ में ये है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे लग्जरी लाइफ जीना है, तो गवर्नमेंट जॉब में आपको नहीं आना चाहिए। फिर आपको बिजनेस की तरफ रुख करना चाहिए और बिजनेस की तरफ जा करके आपको अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो, बस दिमाग लगाते जाना, धीरे धीरे करके इंप्रूव करते जाओ। गवर्नमेंट जॉब का एक ड्रॉबैक मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको यहाँ पे लिमिटेड सैलरी है, हाइक ज़्यादा नहीं है, ठीक है, लिमिटेड मिलेगी आपको कि हाँ फिक्स हो गया है 1 लाख रुपया या फिर 90,000 रुपया 80,000 रुपये पर मंथ, उतना नहीं मिलेगा। लग रहा होगा ज़्यादा आपके लिए अभी कि जिसके पास पैसा कोई नहीं कमाता तो 90-80 हज़ार बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में आओगे तो 90-80 हज़ार भी कुछ ज़्यादा, 1 लाख रुपये भी ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। जब फैमिली बनेंगे तो और पैसे ये कम लगेंगे। और एक ये है कि एक तो स्टैगनेंट है और साथ में गवर्नमेंट जॉब में जाओगे तो एक टाइप का जॉब मिलेगा आपको, काम मिलेगा, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं होती। आप एक तरह के जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो तो उसी टाइप का बार बार रेगुलर काम करना पड़ता है। कुछ कुछ जगह पे होता है कि डाइवर्सिटी होती है, अलग अलग चीज़ें, इधर उधर फील्ड वर्क होता है, ऐसा होता है। और दूसरा ये कि आप काम करते करते 20 साल 30 साल काम किए गवर्नमेंट जॉब में, आप एक पोजीशन तक पहुंचे, अच्छे पोस्ट तक, डायरेक्टर, ठीक है, लेकिन जब आपका बेटा लगेगा तो कहाँ लगेगा, उसकी जहाँ कैपेबिलिटी वहीं से लगेगी, शुरू से स्टार्ट करेगा। लेकिन बिजनेस करोगे तो क्या फायदा है, वहीं से स्टार्ट करेगा। तुम जाते जाओगे 30 साल में तुमने बिजनेस को मान लो कि एक बहुत अच्छे लेवल तक ले गए, होटल बनाए तो होटल का एक चेन बना लिए, 4-5 होटल आपको खुल गए, आपका बेटा कहाँ से स्टार्ट करेगा, वंस ईयर जो टर्नओवर पर मंथ होता है वहीं से स्टार्ट करेगा। तो ये भी ड्रॉबैक है, तो उसके हिसाब से भी आपको डिसाइड करना चाहिए। तो जो पीटी और टीसीएस में क्या अंतर है? अच्छा, सबसे पहले ये बता दो लोगों को, पता नहीं बहुत सारे लोग आपको नया होता नहीं पता कि अभी ना रिसेंटली एसएससी जो एग्ज़ाम लेती थी, पहले कोई और वेंडर एग्ज़ाम लेता था, ठीक है, टीसीएस था तो टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी, उसका पैटर्न अलग था। और इडिक्विटी अब एग्ज़ाम लेती है तो ज़्यादा चेंजेस नहीं है, मैंने देखा ना बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, कुछ सब्जेक्ट में चेंज हुआ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस्ड पे ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर तुमने 4-5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड बना लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। थोड़ा सा जीके को थोड़ा सा लेंदी बना दिया गया, थोड़ा सा हार्ड बना दिया, और इंग्लिश को थोड़ा सा बेटर कर दिया गया। बाकी ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। अगर कोई डेडिकेशन से तैयारी करे, जैसे पहले तैयारी कर रहा था, टीसीएस में तैयारी कर रहा था, वो इडिक्विटी भी निकाल लेगा। क्या बोलना चाहेंगे इडिक्विटी का लोकेशन पर, जो सेंटर लोकेशन, जो जैसे कोई बिहार से है तो उसका तमिलनाडु में स्टार्टिंग में ये दिक्कत तो ये कोई भी नया कंपनी, एक छोटी कंपनी थी, टीसीएस बहुत बड़ी कंपनी है, तो स्टार्टिंग में उसको प्रॉब्लम हुई थी और वो सेंटर को दे नहीं पा रहा था, जिसको जहाँ देना चाहिए नियरेस्ट न दे करके दूर दूर दे रहा था सेंटर। तो वो तो नहीं होना चाहिए भाई। कोई भी बच्चा देखो, एक तो हम लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली वाले ही ज्वाइन इसको अप्लाई करते हैं, और आपने 100 रुपया तो फॉर्म दिया, लेकिन आपको दूसरे जगह पे जाना तो एक दिन पहले जाना पड़ेगा, होटल लेना पड़ेगा, ट्रेन टिकट लेना पड़ेगा, ट्रेन वापस आने का टिकट, वहाँ रहने का खर्चा, तो 5-6 हज़ार खर्चा लग जाता है, उससे ज़्यादा लगेगा। तो 100 रुपये टिकट तो खाली नाम का हो गया कि 100 रुपये ही फॉर्म ले रहे हैं, लेकिन आपका असली खर्चा तो एग्जाम कंडक्ट करवाने में 5,000 करवा दे रहे हो बच्चों का। हाँ, तो ये तो प्रॉब्लम बहुत सारे मेरे तो वेंडर चेंज हुआ तो पेपर पे कुछ इफेक्ट पड़ा, पेपर या फिर एग्जाम डेट या फिर क्या नाम है? देखो दिक्कत हुई थी, स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत हुई, तभी तो प्रोटेस्ट वगैरह भी बहुत ज़्यादा चला कि इसमें ये हुआ वो हुआ। उसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो उसमें मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बोले थे स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई थी, बट धीरे धीरे करके एसएससी ने इसको रिजॉल्व किया। तो पेपर क्यों लीक होता है इस देश में? पेपर बहुत लीक होते हैं, कोई एक फैक्ट है आप अगर बोलना चाहें तो आप बता सकते हैं। मैं पेपर लीक पे इसलिए बात अभी नहीं कर पाऊंगा ना, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली प्रूफ नहीं है कि पेपर लीक होता है, ठीक है। अगर मैं जब तक मेरे को फैक्ट नहीं इसका ये मैं पूछ रहा हूँ कि इसका एडवांटेजेस क्या है कि अगर लीक होता है तो जो एक्चुअल में, जैसे कि आप एक्चुअल में प्रिपेयर किए हैं तो उस आप पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? जो लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं प्रिपेयर नहीं किया हूँ, मुझे पेपर लीक आ गया तो मैं आपसे ज़्यादा नंबर ला दिया, तो उससे क्या होगा? जहाँ भी कोई भी एग्जाम का अगर पेपर लीक होता है, जहाँ भी स्टोरी होती है, देखो लीक होने से क्या होता है, एक तो मोरल डाउन होता है बहुत ज़्यादा। जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं मेहनत से,
उनको ऐसा लगने लगता है कि सारे सीट बिके हुए हैं तो मैं जितना भी तैयारी कर लूँ मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वो तो देखो मोरल डाउन होता है। और दूसरा ये है कि एक और ड्रॉबैक ये होता है कि अब जब पेपर लीक करके कोई अगर पेपर ऐसे करके कोई ज्वाइन करेगा बच्चा पेपर लीक करके या चीटिंग करके, तो क्या अच्छा अपना सर्विस दे पाएगा? नहीं देगा, डेफिनेटली नहीं देगा। वो पेपर लीक करवाए उसने पैसे दिए होंगे और वापस जब ज्वाइन करेगा वहाँ पे भी, तो वहाँ पे भी उसका यही होगा कैसे न कैसे करके उसको रिकवर किया जाए जो मैंने पैसे दिए। क्योंकि मैंने देखा है मैंने न्यूज़ उस टाइम बहुत चल रहा था स्ट्राइक के बाद, इस टाइम पे कि बहुत सारे ऐसे एडमिट कार्ड जो पहले 7 दिन पहले आते थे, 1 वीक पहले आते थे TCS में, वो अब 3 दिन पहले आ रहे थे। माउस जो कीवर्ड है वो काम नहीं कर रहा हाँ, तो वो तो मैं बोलूँ ना कि अचानक से जो चेंज हुआ ना, वेंडर जो चेंज हुआ ना, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। स्टार्टिंग में मैं तो बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, बट धीरे धीरे करके SSC ने बहुत सारा बवाल भी खड़ा हुआ था, बहुत टीचर प्रोटेस्ट भी किए थे, फिर एडजस्ट हुआ, बहुत सारी चीज़ ठीक हुई, अभी एग्जाम सही तरीके से हाँ अब तो सही हो रही है। तो एक वर्ड में आपको बताना हो, एग्जाम में फेल होता है, एक रीज़न आप बताओ क्यों होते हैं लोग? मैं तो रीजन 4-5 बता, बहुत सारे रीजन बता दो प्लीज। अलग अलग बच्चों का अलग अलग फेलियर का रीजन होता है, ठीक है। कोई बच्चा फेल इसलिए होता है क्योंकि वो एक एग्जाम पे फोकस होकर तैयारी नहीं करता। कोई बच्चा इसलिए अच्छे से नहीं कर पाता है क्योंकि वो कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई नहीं करता। कोई बच्चा इसलिए फेल होता है क्योंकि वो तैयारी बहुत अच्छे से करता है लेकिन वो मॉक टेस्ट रेगुलर नहीं लगाता है। तो देयर इज मल्टीपल रीजंस हैं अलग अलग फेल होने का। तो सबसे बड़ा तो यही है। और एक बहुत बड़ा होता है लोगों को कि तैयारी तो करते लेकिन खुद पे विश्वास नहीं होता कि मैं निकाल पाऊंगा, तो वो भी बहुत बड़ा रीज़न होता है। ऐसे भी बहुत सारे सिचुएशन होते हैं कि बच्चे घर पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं मॉक टेस्ट वगैरह में, एग्जाम हॉल में जाकर के पैनिक कर जाते हैं, वहाँ पे परफॉर्म नहीं अच्छा कर पाते, तो उसकी वजह से भी फेल। तो पैनिक को कैसे कमांड करें? पैनिक को कमांड करने का घर से प्रैक्टिस करो ना। घर पे जब मॉक टेस्ट लगाओ ना तो सोचो कि एग्जाम हॉल में दे रहा हूं। अच्छा, तो इससे क्या होगा, माइंड हमारा, पता नहीं बहुत सारे लोग पता है कि नहीं, कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड से जो हम सोच करके कुछ चीज़ें बोलते हैं, कुछ चीज़ें देखते हैं, टाइम देखते हैं, कुछ चीज़ देखते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, तो कॉन्शियस माइंड से होता है। सबकॉन्शियस माइंड जो कि अनकॉन्शियसली चीज़ें होती है, जैसे तुम्हारा दिल धड़क रहा है वो भी काम हो रहा है, लेकिन एक और जो दूसरा ब्रेन है वो काम कर रहा है, ठीक है। तुम ब्लिंक करते हो, तुम्हें नहीं पता कब ब्लिंक करते हो, तो सबकॉन्शियसली हो रहा है। तुम राइट हैंड से खाना खाते हो या फिर जो भी करते हो, ऐसे जो हैबिट में आ जाती है तुम्हारी, वो सबकॉन्शियस होती है। तो हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना होता है बार बार करके। जब तुम घर पे ही बार बार प्रैक्टिस करोगे ना कि मैं एग्जाम हॉल में एग्जाम दे रहा हूँ। पहले मैं क्या करता था, मॉक टेस्ट लगाने से पहले बैठ गया, आराम से ब्रीद इन ब्रीद आउट करता था, थोड़ा सा माइंड को शांत करता था, उसके बाद विजुलाइज करता था, माइंड में इमेज बनाता था कि मैं एग्जाम हॉल में बैठा हुआ हूँ, मेरे आसपास बच्चे बैठे हुए हैं, अब मैं एग्जाम देने वाला हूँ, हर बार एग्जाम, और मेरा एग्जाम बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छे से गया, मैं कॉन्फिडेंट होकर के एग्जाम दे रहा हूँ। ये बहुत अच्छा टिप दे रहे हो आप। तो ये मैंने क्या विजुलाइज करता था, उसके बाद मैं लैपटॉप खोलता था और अपना एग्जाम देना शुरू करता था कि मैं एग्जाम हॉल में दे रहा हूँ। तो ये क्या होता था ना, बार बार मैं अपने माइंड को ट्रेन कर रहा हूँ कि मैं एग्जाम हॉल में पहले से एग्जाम दे चुका हूँ। तो जब एक्चुअल एग्जाम हॉल में जाता था तो मेरे माइंड को ऑलरेडी लगता था मैं तो पहले से एग्जाम हॉल में इस टाइप का सिचुएशन में झेल चुका हूँ, मेरे को टेंशन नहीं, आराम से कूल चिल होकर के एग्जाम देता था। तो ये है। तो सोशल मीडिया का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है व्हाइल प्रिपेयरिंग द गवर्नमेंट एग्जाम और एनी काइंड ऑफ एग्जाम? एडवांटेज तो सबको पता है भाई, सोशल मीडिया दोनों, जैसे बून और बेन दोनों भी होता है। हम लोग को बहुत बार ऐसे भी लिखने आता था कि सोशल मीडिया बून और बेन, तो दोनों है ये। अगर कोई अच्छे से यूज करना है ना तो यहाँ से साइंटिस्ट भी बन सकता है, बहुत बड़े बड़े चीज़ें कर सकता है सोशल मीडिया से। और अगर गलत यूज करना चाहेगा तो अपना पूरा जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है, ठीक है। तो हमें एडवांटेज लेना चाहिए। अभी एडवांटेज यही है कि अगर आप SSC सीरियल जैसे एग्जाम का तैयारी करना चाहते हो, किसी भी एग्जाम का तैयारी करना चाहते हो ना, बस सर्च कर लो इस एग्जाम के बारे में, आपको वीडियो की लिस्ट मिल जाएगी, इतने वीडियोस मिल जाएंगे कि आप सर्च करना थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाएगी, लेकिन आपको अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर डेडिकेटेड होकर के आप वीडियो सर्च करोगे ना तो सारे सब्जेक्ट के आपको गाइडेंस भी मिल जाएंगे, आपको मेंटर्स भी मिल जाएंगे, आपके सारे सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे। तो आपको कोई 1 रुपया लगाए बिना भी आप तैयारी कर सकते हो। ये एडवांटेज हो गया सोशल मीडिया का। डिसएडवांटेज ये कि रील बैठते हो 1 घंटा बैठते हो, थोड़ा देर के लिए निकल जाता है 1 घंटा, पता भी नहीं चलता है, वो टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, किल हो रहा है, वो डिसएडवांटेज है। आप कहीं गलत जगह पे चले गए, गलत साइट पे चला गया, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये सब चीज़ें थोड़ा सा गड़बड़ है। मुझे तो यार ऐसा कुछ याद नहीं है, मेरे टाइम पे कोई ऐसा फनी क्वेश्चन लेकिन नहीं आया। नहीं आपके टाइम अभी कुछ आ रहे हैं? अभी तो देखो मैं सुनता हूँ कि अभिनय सर एक आध बोलते रहते हैं कि ऐसा पूछा कि कितना हाइट है दीपिका पादुकोण, ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा भोजपुरी सॉन्ग लगा है, तो ये है। पर मेरे टाइम में तो कुछ ऐसा नहीं था फनी। ठीक है। तो क्या आप गए थे स्ट्राइक में?
जो स्ट्राइक हुआ था TCS और एडिक्विटी का, नहीं गए थे आप? नहीं। ठीक है, तो क्या ऑनलाइन टीचर्स और ऑफलाइन टीचर्स कौन सा प्रेफर हम लोग करें ड्यूरिंग प्रिपरेशन? देखो, दोनों टीचर्स से अलग अलग टाइप के लोगों के लिए है, मतलब अलग अलग क्या, दोनों टीचर से आपका सिलेक्शन हो सकता है, पर आप किस टाइप के पर्सन हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप एक डिसिप्लिन पर्सन हो, अकेला रह करके भी पढ़ाई करने आपको आता है, आप घर पे बैठे बैठे भी 8 घंटे 10 घंटे टाइम दे सकते हो, किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो उसको ऑनलाइन कोचिंग करना चाहिए। कम पैसे में हो जाएगा, 3 से 5 हज़ार में आपका पूरा कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको लगता है नहीं यार, मैं तो भाई घर पे रहता हूँ तो इधर डिस्टर्बेंस उधर डिस्टर्बेंस, मम्मी पापा ये फ़ोन खुल जाता है, मैं बैठ नहीं पाता हूँ, तो उसके लिए ऑफलाइन कोचिंग उसको जाना चाहिए। क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में आप जाते हो तो वहाँ पे जाकर के बैठ नहीं पड़ता जब तक क्लास चल रही है, एग्जैक्टली, अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए। पॉइंट है। तो आप देखो कि आप किस टाइप के पर्सन हो। आपको अगर लग रहा है कि मैं डिसिप्लिन हो तो घर पे पढ़ाई कर लो, नहीं लग रहा है तो ऑफलाइन जाओ। ठीक है, तो जैसे कि जितने भी ऑनलाइन टीचर्स अभी मोर प्रोबेबली 80% लोग ऑनलाइन से ही पढ़ते हैं, कोर्सेज लेकर या फिर कोई के वीडियोस देखकर। तो इसमें मेरा क्वेश्चन है कि इसमें आप जैसे कि जितने भी टीचर्स हैं उनमें इम्यूनिटी रहती है? यूनिटी या इम्यूनिटी? यूनिटी रहती है? इम्यूनिटी भी नहीं रहती और यूनिटी भी नहीं रहती, नहीं रहती। आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। हाँ, तो क्यों लड़ते हैं? लड़ते हैं कि भाई मैं उससे ज़्यादा अच्छा पढ़ाता हूँ। लड़ने से उनको फ़ायदा भी मिल जाता है, थोड़ा सा पब्लिसिटी मिल जाती है कि मैं उससे लड़ूंगा तो उसके वाला ऑडियंस मेरे पे आके वीडियोस देखेगा, मेरे वाला ऑडियंस वहाँ पे वीडियोस देखेंगे, तो ये भी होता है रीज़न। थोड़ा सा ईगो वाला भी प्रॉब्लम कभी कभी आता है कि मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा पढ़ाता हूँ, ये पढ़ाता हूँ, तो यही होता है। मतलब थोड़ा सा इंडस्ट्री में चल रहा है। इससे मतलब जो एस्पिरेंट होते हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है? मोरल डाउन होता है डेफिनेटली। अगर एक टीचर कोई गंदा, अभी बीच में हो रहा था कि एक टीचर दूसरे टीचर पे गंदा गंदा चीज़ें बोल रहा है, उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है, तो इससे देखो कहीं ना कहीं जो उस टीचर से पढ़ता होगा उसको शक होता होगा भाई ये टीचर अच्छे से, मैं सही टीचर से पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ। उनको लगता होगा कि टीचर ही आपस में लड़ रहे हैं, बच्चे का इतना प्रोटेस्ट हो रहा है तो टीचर ही आपस में लड़ जा रहे हैं, तो कौन मुझे सपोर्ट करेगा। तो देखो कहीं ना कहीं तो डॉल होता है। मैं इन सब चीज़ों को कभी नहीं पढ़ता, लेकिन इन सब चीज़ों से दूर रहता हूँ। और मैं बच्चों लोगों को हमेशा बोलता रहता हूँ कि टीचर्स लोग ना अपने आप एस्टैब्लिश्ड हैं, उनका कुछ नहीं जाने वाला है, लेकिन अगर आप कंट्रोवर्सी में पढ़ोगे तो आपका रिजल्ट खराब होगा। और इस बार जो CGL का 2025 का रिजल्ट आया ना, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका अच्छा एग्जाम जा रहा था, लेकिन कंट्रोवर्सी के चक्कर में वो फंस गए और उन्होंने छोड़ दिया, प्रिपरेशन अपना छोड़ दिया और उनका रिजल्ट नहीं निकला। बहुत सारे लोगों का निकल गया। महीनों पहले आपने आदित्य रंजन सर से मिला आपने, कैसा लगा फील? उनका नेचर कैसा था? अच्छा लगा, सारे टीचर से मिलकर मुझे अच्छा लगा। आदित्य रंजन सर से मिला, अभिनव सर से, राकेश यादव सर से भी मिला है, भूतेश सर से भी मिला है। सारे टीचर्स मतलब सब मैं बहुत, क्योंकि मैं पर्सनली मैं उनसे मिला, मैं एग्जैक्टली जब से मैं इस करियर में स्टार्ट करने 2-3 महीने से सोच रहा हूँ, जब से इन लोग का वीडियोस देख रहा हूँ, मैं पर्सनली उन लोग से मिलना चाहता हूँ। तो थिंग इज़ मतलब जब ऐसा होता है कि एक जो आप ऑनलाइन देख रहे हो, अचानक से वो, जैसे आपको मैं ऑनलाइन देखता था, अचानक से आप मेरे सामने आ गए, वो टोटली डिफर हो जाता है। जैसे कि स्टार्टिंग में वीडियो में मैं काँप रहा था, मैं कुछ नहीं बोल, वर्ड्स नहीं थे, तो वो आपके साथ ऐसा कभी हुआ? हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। जब मैं पहली बार अभिनय सर से सबसे पहली बार मिला था फार्म हाउस में, वो वाला बताइएगा। फार्म हाउस, तो वो भी मैं गया था, तो मैं बहुत डर रहा था भाई कैसे करूँगा मैं। सर यस सर, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर, आपका वीडियोस देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में था, मेरे यूट्यूब चैनल पे उस समय 70-80 हज़ार मतलब सब्सक्राइबर्स भी थे, बट फिर भी बहुत रिस्पेक्ट, आउट ऑफ रिस्पेक्ट होता था ये कि उनको देख रहा हूँ, इतने सारे फैन फॉलोइंग्स हैं। तो ये था कि उनके से थोड़ा सा नर्वसनेस तो फील होती थी, उससे मैं उनसे बात नहीं कर पाता था अच्छे से। मैं क्या बोलूँ, उनको सेल्फी के लिए बोलूँ, बुरा तो नहीं लग जाएगा, ये वो ऐसा लगता था फिर। तो वो लगता है अभी भी राकेश यादव सर से मिला तो मैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था कि भाई मैं तो कुछ भी अच्छे से बात कर रहा था। सर यस सर मतलब था। तो फार्म हाउस उनका देखकर मतलब ऐसा लगा कि मोटिवेशन मिला कि मैं भी ऐसा करूंगा। और ऐसा मेरा ये मोटिवेशन में मिला हुआ कि अभिनय सर से मिलकर के बहुत अच्छा लगा। बहुत हम्बल भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं। उन्होंने अपना फार्म हाउस भी घुमाया अच्छे से, हमारा वीडियो शूट भी हम किए हैं फार्म हाउस के पास में। और मोटिवेशन मिला कि मतलब कि लाइफ में कुछ भी अचीव किया जा सकता है। अपना जर्नी भी बताया कि कहाँ से वहाँ पे एक रोटी खाना वाना बनाने में भी दिक्कत आती थी, इतना पैसे की कमी थी उनके घर पे, तो वहाँ से लेकर के अभी तक फार्म हाउस ले लिया इतना बड़ा। तो मुझे मोटिवेशन मिला कि अगर वो सर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। ये बात पॉइंट है। तो अभिनव सर, राकेश सर, आदित्य रंजन सर, ये तीन लाइक मैथ्स बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। तो आपको केवल एक चूज करना है, कौन बेस्ट है मैथ्स में? अगर चूज करना है तो अलग अलग, या फिर क्या कौन बेस्ट हो सकते हैं?
अलग आपके अलग पॉइंट ऑफ व्यू से? अलग अलग देखो, अलग अलग तीनों टीचर्स हैं, अलग अलग थोड़ा थोड़ा स्टाइल है, ठीक है। किसी के लिए आदित्य रंजन सर ज़्यादा अच्छे होंगे, किसी के लिए राकेश यादव सर अच्छे होंगे, किसी के लिए अभिनय सर। मेरे लिए मैं बोलूँगा देखो, आदित्य रंजन जो सर है ना, मेरे बाद बैच के हैं। जब तक मेरा था ना, तब तक वो आए भी थे इंडस्ट्री में ना, तैयारी करते थे। उनका बैच 2019 है, तो जब वो पढ़ाना शुरू किए थे, मतलब जब पढ़ रहे थे अपने एसएससी की तैयारी कर रहे थे, तब तक मैं जॉब कर रहा था। तो उनके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन राकेश यादव सर से मैंने पढ़ा और अभिनय सर से पढ़ा दोनों। राकेश सर का अर्थमेटिक बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा उनसे पढ़ा, और एडवांस मैथ्स मैंने इनसे अभिनय सर से पढ़ा था। उनका आप मुझे सजेस्ट करोगे तो मैं आप दोनों में से किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। पर्सनली मैं अगर मुझसे फिर से पढ़ने के लिए बोला जाएगा तो मैं दोनों में से किसी भी टीचर को। एक गगन सर भी हैं आई बिलीव। गगन सर को भी मैंने पढ़ा, वो भी मेरे बाद आए। अच्छा, हाँ ठीक है। और जैसे कि आदित्य रंजन सर और अभिनव सर में थोड़ा सा, तो उन दोनों में प्यार कब आएगी? दोनों में है, आदित्य और अभिनय सर। हाँ, वो नहीं ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है ये, क्योंकि हम लोग इतना ऑडियंस चाहता है। सोच रहा हूँ कि दोनों को एक बार एक स्टेज पे ला करके डांस करो। वही मैं सोच रहा हूँ कि अगर उनका प्यार एक होता है, क्योंकि वो जब नीतू मैम के ऑफिस में बैठे थे तो वो आके पीछे से हक किए थे सर को, तो वो मैं चाहता हूँ कि हम लोग सब चाहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करें। धीरे टाइम लगेगा, टाइम नहीं, आज टीचर्स में रहता ही है, मतलब हो जाएगा। हाँ, तो क्या फैन होना टीचर्स के प्रति सही रहता है या फिर एस्पिरेंट रहना सही रहता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि फैन मत मानो, जो टीचर है तो टीचर जैसे ही मानो। फैन से ज्यादा रिस्पेक्ट आदमी स्टूडेंट एक करता है अपने टीचर की, ठीक है। तो आप अगर किसी के स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट जैसे बिहेव करो। फैन नहीं है कि मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ, टीचर ही उनका मैं बहुत मानता हूँ सर। ऐसे बहुत थिन लाइन दोनों में डिफरेंस है। आप किसी का फैन हो तो आप उससे कुछ सीखते भी हो, उस तरह से होता है। टीचर भी माना जा सकता है। तो आपको स्टूडेंट, लेकिन आप अगर पढ़ रहे हो तो आपको एक स्टूडेंट के जैसा रहना चाहिए उनके सामने, उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए फैन से ज़्यादा। ठीक। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आपको एक अगर बदलाव कुछ करना होगा, अगर आप फ्यूचर में अगर और इससे अच्छा पोस्ट पर जाते हो तो क्या आप बदलाव करोगे? इंडियन एजुकेशन सिस्टम में दो चीज़ें मुझे लगता है, मतलब करिकुलम में थोड़ा सा चीज़ें ऐड करनी चाहिए। मैं स्टार्टिंग से ही सबसे पहले तो एक माइंड के बारे में हमें सिखाना शुरू कर देना चाहिए। कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है, ठीक है। और दूसरा एक फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में स्टार्ट कर देना चाहिए पढ़ाना स्टार्टिंग से ही, कि हम कैसे पैसे सेव कर सकते हैं, कैसे अर्न कर सकते हैं, ये सब चीज़ें फाइनेंशियल लर्निंग। और एक अपने माइंड के बारे में कि हमें अपने माइंड को कैसे ट्रेंड करना है, ये सब चीज़ें। जैसे कि मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, मैं तैयारी अभी दो महीने से मैं सोच रहा हूँ, अभी स्टार्ट किया है। और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो स्टार्ट कर चुके हैं। तो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन प्यार में पढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए? डेफिनेटली नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। आप पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम पे आपको कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। आपका सबसे बड़ा प्यार आपका वो बाप और करियर। माँ बाप तो हैं ही, वो तो बचपन से ही हैं। आपका सबसे बड़ा प्यार आपका वो एग्जाम होना चाहिए कि भाई मुझे उसको पाना है किसी भी तरीके से, उसमें उसको अचीव करना है, और उसके अलावा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। प्यार में पढ़ोगे आपको लगेगा कि नहीं दोनों मिलकर हम लोग पढ़ाई कर लेंगे, हम लोग दोनों इफेक्टिव अगर पढ़ाई करने तो कहीं नहीं होता है वो। कहीं न कहीं आप टाइम वेस्ट करोगे ही, कभी न कभी आपको घूमने का मन करेगा, कभी न कभी आपस में झड़ाई होगी जिससे कि आपका 2 दिन बर्बाद होगा ही होगा। तो आपको पढ़ाई के समय बिल्कुल भी ये नहीं करना चाहिए। आप एक और सिलेक्शन ले लो, फिर अपना प्यार मोहब्बत जो करना है। आई बिलीव मुझे आंसर मिल गया। मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछने वाला था कि पहले प्यार ढूंढूं या फिर पहले करियर ढूंढूं या फिर पहले लड़की ढूंढूं या पहले नौकरी ढूंढूं? पहले नौकरी ढूंढोगे, नौकरी जब आएगी तो तुम्हारी छोकरी जरूर अपने आप आ जाएगी, भर के आएगी। बस यही। तो ये चीज़ है। तो आपने स्कूल लाइफ में अपना, जैसे कि आपने क्लास 10, 12 किया, फिर ग्रेजुएशन बीटेक किया, तो उस टाइम तो बीटेक के बाद आपके थोड़ा सा दिमाग में चला SSCGL गवर्नमेंट एग्जाम करना है, तो मतलब ग्रेजुएशन तक आपने कभी गर्लफ्रेंड आपने बनाने का ट्राई किया? आपके कोई गर्लफ्रेंड थी? गर्लफ्रेंड तो नहीं थी, लेकिन ट्राई तो किया था पर बनी नहीं। मेरे में वो क्वालिटी नहीं थी कि गर्लफ्रेंड बन सकती बीटेक के टाइम पे, बट थी पसंद लड़की। सबका क्रश होता है, वो तुम्हारा भी होगा, जो ऑडियंस ये देख रहा है कोई, उनका भी क्रश कोई होगा, कोई ना किसी को लाइक करती है। तो वो था मेरे कॉलेज में भी, मैं गर्ल किसी को लाइक करता था, बट नहीं हो पाया मेरे से। तो फिर जो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था, जो स्टार्टिंग में ऑफ द वीडियो मैंने पूछा था, क्या लाइक फेस स्ट्रक्चर या फिर कलर मैटर करता है? अगेन यहाँ पर मैं पूछता हूँ।
लड़की चूज करते समय तो भाई मैटर करता है, मैं झूठ नहीं बोलता। आई बिलीव मेरे जितने फ्रेंड्स हैं और वो कहते हैं कि आपका थॉट प्रोसेस, थिंकिंग स्किल एंड द वे ऑफ बिहेविंग टू देम, वो मैटर करता है। डजंट मैटर कि आपकी पर्सनालिटी कैसा है, वो भी मैटर करता है, प्लस साथ में बहुत मतलब डिपेंड करता है, बट फिजिकली भी हम अट्रैक्ट होते हैं। अगर आपका सोल, बॉडी, माइंड एंड सोल, 3 चीज़ें होती है। बॉडी भी फिजिकली लोगों को अट्रैक्ट करती है। आप अच्छे लोगों को देखते हो तो मतलब होता है ना भाई, एक अट्रैक्टिव लगता है ना, पॉइंट है कोई तो बॉडी आप जैसे हो, आप चाहते हो कि उसी टाइप का मोरलेस। Exactly, आप बहुत ज़्यादा भी नहीं देखते हो, बहुत कम भी नहीं देखते हो। जैसे आपको, जैसे मैं देख रहा हूँ कि मुझे लगता है कि मेरे साथ कौन पर्सनालिटी सूट करेगी, किस टाइप की लड़की सूट करेगी, वैसा तो जाता है ध्यान कि हाँ भाई ऐसी होनी चाहिए। आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल भी नहीं जाते हो, बहुत ज़्यादा लो लेवल भी नहीं जाते हो, बट वहाँ पे आप फिजिकली भी कनेक्ट होता है कहीं ना कहीं। हमारे कॉन्शियसली नहीं, सब कॉन्शियसली ही वो चीज़ें सेट है बहुत पहले से कि हमें एक सर्टेन टाइप की ही लोग अट्रैक्ट करते हैं, और साथ में उनका बिहेवियर भी। प्लस अगर हम किसी खूबसूरत लड़की को देख ली जो अच्छी लग रही फिजिकली, लेकिन उसका बात करने का बिहेवियर तू मैं करके बात करे, तो फिर हम दूर हो जाते हैं। पॉइंट तो दोनों चीज मैच करना चाहिए कि हमारा उसके साथ थॉट्स भी मैच कर रहा है और साथ में एक दूसरे का हम लोगों का ये। तो क्या कलर मैटर करता है? स्किन कलर मैटर करता है? बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, लेकिन नहीं कंट्रोवर्सी, रियल लाइफ क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मेंटालिटी तो होती है बहुत सारी, इंडियन मेंटालिटी तो है, कलर तो मैटर करता है। बट देखो जॉब में मैटर नहीं करता, जॉब अलग चीज है। जब आप शादी करने जाते हो, जब अपने लिए कोई लाइफ पार्टनर चूज करने जाते हो, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं हम नहीं चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें आ जाती है। तुम्हारी नहीं आएगी, तुम्हारे पेरेंट्स पे आ जाएगी, पॉइंट है, नहीं तो सोसाइटी की आ जाएगी कि भाई इसको और अच्छी लड़की मिल जाती, ऐसे मिल जाती, तो वो चल रहा है। तो शादी आपकी किस ईयर में हुई थी? 2025 में, इसी साल हुई है। अच्छा 2025 में हुई है। तो ये अरेंज मैरिज था या फिर लव मैरिज था? ये अरेंज मैरिज था। अरेंज मैरिज, मम्मी पापा का, ठीक है। हाँ, सबसे अच्छा चीज़ मैं अभी पूछने वाला हूँ, जैसे कि अभी अरेंज मैरिज शादी हुआ है, टचवुड बहुत ही अच्छा चले। थिंग इज, शादी अरेंज मैरिज करना या फिर लव मैरिज करना स्कैरी होता है? जैसे कि अभी स्कैरी, देखो शादी स्कैरी चीज़ तो है ही, चाहे अरेंज करो या लव मैरिज करो। क्योंकि अभी हमें न्यूज़ में ड्रम वाला वो सब हम लोग को डराता है कि डर तो होता है कहीं ना कहीं, एक परसेप्शन बैक ऑफ द माइंड बन जाता है। आप चाहो ना चाहो, आप जो न्यूज़ पढ़ते हो, जो चीज़ देखते हो, वो आपका माइंड पे एक परसेप्शन तो छोड़ करके जाता है। लेकिन ये सब चीज़, ये बहुत कम परसेंट है, 0.00% है। लेकिन हमने मम्मी पापा को देखना है, कितने सालों से साथ में रह रहे हैं हमारे, कितने हम लोग देखे हैं आपस में, दोस्तों लोग, किसी लोग का भी नहीं देखे कि भाई ऐसा होता है। बहुत कम रेयर केसेस में होता है, और जो नया जनरेशन के लोग आ रहे हैं उन्हीं में होता है। ठीक है, तो बैक ऑफ द माइंड तो डर होता है। आप लव भी मैरिज कर लोगे तब भी दिक्कत है, अरेंज मैरिज में भी आप हो सकता है, तो किसी में भी हो सकता है। आगे बहुत सारे लोग लव मैरिज के बाद भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है, और अरेंज मैरिज के बाद भी चेंज होते थे। तो बस ये है कि आपको थोड़ा सा परखना होता है, और कभी ना कभी मतलब बोलते हैं लीप ऑफ फेथ लेना होता है कि आपको मिल गया अच्छा तो आप लकी हो कभी कभी, क्योंकि आप किसी को पहचान नहीं सकते। लव मैरिज में भी लोग नहीं पहचान पाते, बहुत सालों का रिलेशनशिप होने के बावजूद भी शादी के बाद ब्रेकअप कर जाते हैं। बस ये कि आपका लक है, आप थोड़ा पहचान लिया, आपकी ट्यूनिंग मैच की, आप एक दूसरे को कन्विंस कर पा रहे हो, अपने एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, बस ठीक है, लाइफ चल पाएगी। तो आपके लाइफ में जैसे कि आपका शादी हुआ, उसके बाद आपका मतलब आपके लाइफ में एक नए पर्सन आते हैं, तो आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुआ? बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छा लगता है। लाइफ पार्टनर जब रहते हैं तो आपके लाइफ में ऐसे कोई नहीं रहता, तो आपको लगता है कि किसी न किसी से बात करो, अपनी चीज़ें शेयर करो, एक सर्टेन टाइम के बाद लगता है। तो वो है कि आपकी फिर स्टेबिलिटी हो जाती है। उस टाइम पे तक क्या होता है कि कोई ना कोई पार्टनर के सर्च में रहता है दिमाग, जब तक आपका शादी नहीं होता ना, होता है कि कहीं ना कहीं यार, जब आपका एज होना शुरू होता है 25-26 के बाद, आपको लगता है कोई लाइफ पार्टनर हो जिससे मैं बात करूं, तो वो चलते रहता है। तो वो चीज़ें माइंड शांत हो जाता है कि चलो अब एक मेरी पार्टनर है, इसके साथ है। बहुत सारी चीज़ें, घर वाली चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है जब लाइफ पार्टनर होती है। तो कोई भी डिसीजन लेना होता है दोनों साथ में मिल करके लेते हैं, और कहीं घूमने जाना होता है तो दोनों साथ में चल जाते हैं, तो चीज़ें सही रहती है, स्मूथ चलती है, अच्छा है। तो कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क हम लोग को प्रिपरेशन करने में किसी भी एग्ज़ाम को कैसे एक पॉजिटिव पॉइंट लाता है? कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क ना एक दोनों का कॉम्बिनेशन एक कंपाउंड इफेक्ट का काम करता है। कंपाउंड इफेक्ट का मतलब क्या होता है ना, जैसे कि इंटरेस्ट कैसे बढ़ता है, इंटरेस्ट जानते हो, कंपाउंड इफेक्ट के रूप में बढ़ता है कि धीरे धीरे करके, लेकिन एक सर्टेन
टाइम के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते गया मन। उसी तरह से हमारा कंसिस्टेंट रहने से ना और हार्डवर्क करते रहने से ना वो कंपाउंड इफेक्ट काम करेगा। पहला दूसरा तीसरा महीना तक आपको लगेगा कि यार कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा मेरा पढ़ाई में, लेकिन तीसरे चौथे मंथ के बाद ना वो सारा ऐड होकर तेज़ी से इंप्रूवमेंट आपको अपने ग्राफ में दिखेगा। 5-6 महीने के बाद तो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो ये काम करता है। और याद रखना, जो कंसिस्टेंट पर्सन होता है ना, जो स्टूडेंट्स होते हैं, सिर्फ 2-3% लोग ही तो जो कि कंसिस्टेंट होकर के हर दिन पढ़ाई करते हैं, नहीं तो 90% तो बस ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। क्या क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे कि एस्पिरेंट को आपको भी प्रॉब्लम आई होगी ड्यूरिंग द एग्जाम, बिफोर द एग्जाम एंड आफ्टर द एग्जाम? क्या क्या प्रॉब्लम मतलब फेस करना पड़ता है बिफोर द एग्जाम, ड्यूरिंग द एग्जाम एंड आफ्टर द एग्जाम? यही डर लगता रहता है, फियर हमेशा रहता है कि क्या होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन अपने आप को कन्विंस करना होता है कि भाई हो जाएगा, मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। वो प्रॉब्लम आती है रहने खाने, वो तो अलग अलग सब प्रॉब्लम वो सब भी आती है। प्रिपरेशन में कभी होता है कि एक सब्जेक्ट कर रहा हूँ, दूसरा सब्जेक्ट छूट रहा है, ये वाली भी प्रॉब्लम आती है, तो उसको टैकल करना पड़ता है अच्छे से, ठीक है। सब पे टाइम देना होता है। मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आते रहते हैं, तो मॉक टेस्ट को थोड़ा इंप्रूव करना होता है, रेगुलर मॉक लगा करके। ड्यूरिंग द एग्जाम क्या होता है, ड्यूरिंग जब एग्जाम होता है तो उस टाइम पे पैनिक वाला सिचुएशन बहुत आता है। बार बार आपको लगेगा 2 क्वेश्चन नहीं बने एग्जाम में, लगेगा मेरा तो अब नहीं होगा, तो नर्वस हो जाता है और लगता है नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा हैंडल करना पड़ता है कि नहीं भाई हो जाएगा, चलो 2 क्वेश्चन नहीं बने, आगे वाले क्वेश्चन ईजी होंगे, वो बन जाएगा। तो अपने आप को काम, कंपोज, रिलैक्स रह कर करना पड़ता है। मेन वही प्रॉब्लम आती है एग्जाम के टाइम पे कि आपने जो भी तैयारी की है उस पर भरोसा रखो, कॉन्फिडेंट रहो और एग्जाम दो। और आफ्टर द एग्जाम रिजल्ट आएगा, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, और उसके चक्कर में तैयारी भी नहीं करते हैं, ठीक है। अगला फेज के लिए तैयारी आपको कर देना चाहिए। ये भी गलती लोग करते हैं कि जब आप प्री एग्जाम दे करके आओ तो 1-2 दिन का ब्रेक लो, आपको लग रहा है कि हाँ मेरा रिजल्ट हो सकता है, चांसेस हैं, कंफ्यूजन में भी हो, तब भी आप तैयारी, अगला एग्जाम का तैयारी शुरू कर दो अगले स्टेप का, ठीक है। वो वाली प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो क्या नाम है, जैसे कि आप प्रिपेयर कर रहे थे एग्ज़ाम, अभी आपने एग्ज़ाम दिया नहीं है, प्री एग्ज़ाम दिया नहीं है, तो उस टाइम पर जैसे कि बहुत सारे ऐसे बर्थडे आते हैं, फैमिली फंक्शंस आते हैं, तो आपने अटेंड किया था? नहीं भाई, मैं तो होली दिवाली, क्योंकि आप बिहार से, तो छठ मनाने सब छोड़ दिया था मैंने प्रिपरेशन के टाइम पे। होली भी नहीं, दिवाली भी नहीं और छठ भी नहीं, ये तीनों एग्जाम फरवरी में गया था। और सीधा जब मेरा सारा एग्जाम वगैरह हो गया था तब जा करके कुछ दिन के लिए मैं घर गया था, फिर वापस आ गया। तो क्या फीलिंग आती है जब खराब लग रही थी? तो आज छठ पूजा है और आज मैं दिल्ली में बैठा हूँ। कुछ नहीं, मुझे लगता था कि चलो मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ अपने लाइफ के लिए, कोई फीलिंग नहीं होती, अगले साल कर लेंगे, अगले साल ऑफिसर बन के करेंगे और मजा आएगा। ये तो पॉइंट है, ठीक है, क्या बात है, 1 साल छोड़ दिए, कुछ ज़्यादा नहीं गया। मैं नहीं सोचता था कि दिवाली है तो जाना ही पड़ेगा, नहीं भाई, अपने लाइफ के लिए भी तो कर सकता हूँ, अपने फैमिली को खुशी देने के लिए भी तो एक साल का दिवाली छोड़ सकता हूँ। मुझे याद है अभी भी बाहर दिवाली पटाखे फूट रहे हैं, मैं बैठ करके लैपटॉप में मॉक टेस्ट लगा रहा था। पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, पर मॉक टेस्ट तो लगा सकते हैं ना, मॉक टेस्ट खोल देते तो टाइमर शुरू हो जाता, तो आपको देना ही पड़ता, तो मॉक टेस्ट लगा रहा था मैंने। उस दिन दिवाली के दिन 2 मॉक लगाए थे। तो क्या पॉइंट हम लोग को रखना चाहिए, आज मेरा एग्जाम है तो आज क्या एक पॉइंट रखना चाहिए सो डैट वो काम है एग्जाम के टाइम पे? आज कॉन्फिडेंट रहो। एग्जाम के दिन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्फिडेंट और स्माइलिंग फेस के साथ। मैं अपने आप को ऐसे सोचता था ना कि भाई तुमको यहाँ से सबसे अलग बनना है, तभी तो तुम्हारा रिजल्ट निकलेगा, तभी तो तुम्हारा अच्छा जाएगा। और तो सबसे अलग कैसे होगे? तो मुझे लगता था कि मैंने जो भी पढ़ा ना उस पर मुझे भरोसा रखना पड़ेगा। और सब लोग डरे हुए हैं, सब टेंशन में हैं, सब सोच रहे हैं कौन सा एग्जाम आया, और मैं स्माइल के साथ अंदर आया क्योंकि ऑलरेडी आपने ये कर लिया था। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा जाएगा एग्जाम, मस्त जाएगा, 1 नंबर, एकदम स्माइलिंग फेस। भले स्माइल नहीं आ रहा, फिर भी मैं ज़बरदस्ती प्रिटेंड कर रहा कि मैं आई एम हैप्पी। जब आप प्रिटेंड करते हो ना, स्माइल करते हो ना, तो अंदर अंदर माइंड को भी लगता है कि ये खुश है, ठीक है, कॉन्फिडेंट है, खुश होकर के एकदम मस्त। सब लोग, मैं ऐसे देखता था उधर, भाई ये भी टेंशन में, टीचर इस टेंशन में, अरे सब टेंशन में, मैं अलग हूँ, आई एम डिफरेंट, मैं कर लूँगा, आई एम द बेस्ट। तो आपका क्या डेली रूटीन था? आप प्रिपेयर कर रहे थे एग्जाम, तो आपका डेली रूटीन क्या था? और जैसे ही आपका एग्जाम खत्म तो वो कैसे आपका डेली रूटीन चेंज हुआ? डेली रूटीन उससे पहले तो बस यही था कि भाई पढ़ाई करना ज़्यादा, लेकिन डेली रूटीन में एक चीज़ मेरा इंक्लूड था जो कि आजकल के एस्पिरेंट्स में बहुत कम होते हैं, वो था मेरा एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। हर दिन का था। मैं सुबह 7 बजे के अप्रॉक्स उठता था, 7 साढ़े 7 बजे, 6:30 पौने 7 के आसपास, और पहले जाकर के 15 मिनट एक्सरसाइज, 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करता था। वहीं बगल में एक IIT के पास रहता था, IIT दिल्ली है ना, उसके पार्क में चला जाता था, वहाँ पे रनिंग करता था, थोड़ा सा पुशअप्स वगैरह करता था, पुलअप्स करता था, सब चीज़ वहाँ पे था। उसके बाद आधा घंटा थोड़ा सा थकाने के बाद अपने आप को मैं मेडिटेशन करता था 10-15 मिनट, जिसमें कि मैं विजुलाइज करता था कि मेरा सिलेक्शन हो गया। पहले मेडिटेशन करके माइंड को शांत कर लिया, फिर विजुलाइज किया मेरा सिलेक्शन हो गया, बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है, मैं मिनिस्ट्री जा रहा हूँ ज्वाइन करके, मम्मी पापा को बता रहा हूँ मेरा सिलेक्शन हो गया। हर दिन विजुलाइजेशन करता था। तो ये मेरा डेली रूटीन में था।
कभी कभी छूट जाता था, लेकिन मेरा ये थ्रू आउट था। उसके बाद मैं 9 बजे तक रेडी होकर के 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक कोचिंग जाता था, कोचिंग से वापस आता था, ठीक है। तो पहले 2 बजे मेस रखा था, मैं खुद से खाना पीना बनाने का टेंशन नहीं रखा था, उसमें मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। मेस ज्वाइन कर लिया था, 3000 रुपये लेता था, ठीक है, वहीं पे खाता था। 2 बजे लंच कर लिया, खा करके थोड़ी देर लाइब्रेरी में पढ़ता था, आधे घंटे बाद, उसके बाद नींद आने लगता था क्योंकि लंच के बाद नींद आता था। तो मैं 3 से 5 लगभग 2 घंटे के आसपास सोता था रूम में जा करके। फिर 6 बजे से वापस आता था लाइब्रेरी और रात के 12-1 बजे तक, 12 बजे 11:30 12 ऐसे ही। तो दिन के कितने घंटे पढ़ लेते थे आप? उनके मतलब 10 से 12 घंटे तो पढ़ ही लेता था। 10 से 12 घंटे। दिन। और जो जॉब कर रहे हैं जॉब कर रहे हैं उनको भी 6 घंटे निकालना पड़ेगा भाई, 6 घंटे निकालना पड़ेगा कम से कम। ठीक है। तो रिवीजन, अगर कोई भी सब्जेक्ट हम लोग का कंप्लीट होता है तो रिवीजन कैसे करें? कि जैसे कि आज ये सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, मैथ्स कंप्लीट हुआ, एक सब्जेक्ट, तो उसको कैसे रिवीजन करें सो डैट कि हम लोग को लॉन्ग रिवीजन के लिए देखो ना, आप जो चीज़ें मैं बोलूँगा कि यूएस की करेंसी क्या है? यूएसडी है। डॉलर है ना? डॉलर है। रशिया की पता है? नहीं। क्यों नहीं पता है? क्योंकि यूएस का हम बार बार सुनते हैं तो याद रहता है। तो यही फंडा है, हमें याद रहेगा वही चीज़ें जो हम बार बार सुनेंगे या फिर याद करेंगे। तो आपको यही करना था, रिवीजन का मतलब बार बार करो। रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका होता है ना कि आप जैसे आज कुछ पढ़े ना लेक्चर, उसी दिन सबसे पहले एक बार देखो। आप 1 घंटे का लेक्चर देखोगे लेकिन रिवाइज उसी दिन देखोगे तो 15-20 मिनट में आप देख लोगे कि अच्छा सर ने इस क्वेश्चन को पढ़ाया था, इसमें ऐसे ऐसे किया था, दूसरे वाला क्वेश्चन पढ़ाया था, ये ऐसे ऐसे किया था, हो गया। अगले दिन जब उसी सब्जेक्ट को पढ़ने जाओ, कंटिन्यू करने जाओ, तो उससे पहले 10-15 मिनट पहले टाइम दो और देख लो कि पिछले दिन सर ने क्या क्लास किया था और उसको देख लो। तो पहला दिन रिवीजन, दूसरे दिन रिवीजन, फिर तीसरे दिन, फिर 5वें दिन, फिर 7वें दिन, 10वें दिन, ऐसे करके। और जब नेक्स्ट चैप्टर में जाओ तो ऐसा नहीं कि फिर भूल जाओ इधर, आगे बढ़ते जा रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं। बीच में रुको और पीछे वाला रिवाइज करो। सैटरडे संडे को ज़्यादा टाइम एलोकेट करो रिवीजन में ही। पूरा सप्ताह जो पढ़े सैटरडे संडे को रिवाइज ही करो और मॉक टेस्ट लगाओ, ये करना है। और हर दिन का एक 30-70 रूल यूज करो। 30-70 मतलब कि 30% टाइम हर दिन का आपको रिवीजन में देना है और 70% टाइम आपको नया चीज़ें पढ़ने में देना है। यानी 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 3 घंटे हर दिन रिवाइज में, मतलब उसमें हो सकता है कि आधे घंटे तुमने मैथ का रिवीजन किया, आधे घंटे तुमने जीके कर लिया, 1 घंटे कुछ और रिवीजन। मतलब 30-70 का रूल यूज करोगे ना, जिसमें कि 30% टाइम हर दिन आपको रिवीजन के लिए और 70% टाइम नया चीज़ें पढ़ करके आगे बढ़ने के लिए। ये नया चीज़ सीखने को मिला आज मेरे को। वैसे क्या फ्रेंड सर्कल मैटर करता है अपने लाइफ में? डेफिनेटली मैटर करता है। अच्छा फ्रेंड सर्कल मिलेगा, संगत का असर होता है। अच्छा फ्रेंड सर्कल मिला तो आपका अच्छा लाइफ चेंज हो जाएगा, अच्छे डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। और वही गलत रहा तो गलत हो जाएगा। मेरा एक बहुत बड़ा गोल रहा है, मेरे फ्रेंड का ही रहा है जो सिलेक्शन हुआ है। कोचिंग में 4-5 लोग हम लोग ऐसे डिसाइड किए थे कि सब लोग पढ़ने में थे, फोकस्ड थे, उनको जॉब लेना था, और 5 का सिलेक्शन हुआ, अच्छे से पढ़ाई करते थे। वही अगर मैं वहाँ पे गलत संगत में फंस जाता, जो कि घूमना फिरना जिसको पसंद था, इधर उधर जाना पसंद, तो शायद मैं नहीं कर पाता। तो आपको डांस का कब से शौक आया? डांस का मेरा शौक ना, तो मैं बोलूँगा कि बचपन से सब लोग बोलते तू अच्छा डांस करता है, तू अच्छा। मेरे शादी वादी में करता था, थोड़ा अलग अलग करता था, लेकिन मुझे डांस प्रॉपर नहीं आता था, तो वो था। और मेरे जब DID स्टार्ट हुआ था ना, तो मैं शायद 10th-12th में था, तो उस टाइम पर DID देखकर मुझे लगता था यार मुझे डांस सीखना बहुत मन करता था, डांस वांस करने का, पता नहीं क्यों। फिर 10th, 11th, 12th में बहुत मन किया था, लेकिन 11th-12th में बहुत इतना हार्ड था साइंस की, मैंने कुछ कर नहीं पाया। तो फिर जब कॉलेज गया, तो कॉलेज में जाने के बाद जब ज्वाइनिंग हो रहे थे जिस दिन सारा सब कुछ होता है सारा, तो वहाँ पे क्लब होते हैं बहुत सारे कॉलेज में। म्यूजिक क्लब होता है, डांस क्लब होता है, रोबोटिक क्लब्स होते हैं, और भी कुछ क्लब्स होते हैं। तो बोला कि आप मेरे को किसी एक में आपको करना पड़ेगा, उसका मेंबर लेना पड़ता है आपको। 3 महीने 300 रुपये इसका साल का लगता है, ज़्यादा नहीं लगता फीस। मैंने बोला ज़्यादा तो लगता DU में भी ऐसे ही होते हैं। हाँ, तो मैंने बोला कौन सा लो, क्रिकेट भी खेलने में मजा आता था आपको। नहीं भाई, लेकिन क्रिकेट नहीं लूँगा, डांस क्लब में लेता हूँ। मैंने डांस क्लब ज्वाइन कर लिया। वो क्या था, डांस क्लब में वहाँ पे जाने लगा, एक्साइटेड था बहुत। फिर वहाँ पे जाता था, देखता था कोई टीचर्स आते थे, सप्ताह में 2 दिन सिखाने आते थे। मैं जाता था, थोड़ा मोड़ा सीखना। वहाँ पे दोस्त भी बनना शुरू हो गया। वहाँ पे कल डांस वाले जब जाओगे तो डांस ही वाले मिलेंगे। एग्जैक्टली पॉइंट है। तो डांस, फिर हम लोग दोनों सेम बैच के थे, तो रूम पे भी आकर प्रैक्टिस करना शुरू किया। एक स्टेप सीख रहे हैं, मतलब वेव सीख रहे हैं, ये सीख रहे हैं, 1-2 स्टेप ऐसे ही बैठे बैठे। हाँ देखो भाई, मैंने ये वेव सीखा था। वाह क्या बात है। ठीक है, ये सब बहुत सारी चीज़ें हमने भाई हम लोग यही करते थे। मतलब कॉलेज में ना 3-4 घंटे हम लोग दोस्त मिलकर के यही सीख रहे हैं, ये पैर वाला स्टेप सीख रहे हैं, यूट्यूब चला करके यूट्यूब से सीख रहे हैं।
तो वहाँ से सीखना, फ्लिप सीख रहे हैं, ये सब सीख रहे हैं। तो वहाँ से मेरा डांस का जर्नी स्टार्ट हुआ। फिर मैंने पहली बार फर्स्ट ईयर में ही अपना परफॉर्मेंस दिया था, बहुत गंदा सा था और मुझे उसमें बहुत बेस्ट लगता था। मैंने हैंड वॉक करना सीख गया था, मतलब उल्टा होकर के हाथ पे चलना। हाँ, बस वही वाला एक चीज़ अच्छा था मेरे डांस में, बाकी चीज़ें कहीं अचीवमेंट भी किया था आपने डांस में, कहीं किया है आपने? हाँ मैंने किया है। फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर तो मेरा जैसे रहता था, फिर सेकेंड ईयर बहुत सारे वहाँ कंपटीशन होता था, तो हर बार मैं जीतता था डांस कंपटीशन में अपने कॉलेज में। ठीक है, इंटर मिनिस्ट्री डांस कंपटीशन, जब ऑफिस ज्वाइन किया तो यहाँ पे इंटर मिनिस्ट्री हर साल होती है कंपटीशन। हर साल मैंने परफॉर्म किया और हर साल मुझे गोल्ड मेडल, कभी सिल्वर मेडल, 3 गोल्ड मिले, 5 बार किया है, 3 गोल्ड मिले हैं, 2 सिल्वर। ऑल इंडिया लेवल पे भी ज्वाइन किया है इंटर मिनिस्ट्री कंपटीशन। पहले तो दिल्ली लेवल पे होता है, दिल्ली के सारे एम्प्लॉय के बीच, और एक ऑल इंडिया, मतलब इंडिया के पूरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो उसमें मैंने 2 बार किया पार्टिसिपेट, इसमें 1 बार फर्स्ट आया था गोल्ड, 1 बार सिल्वर। तो आपको ये कॉम्प्लीमेंट मिला होगा वो जब आपको अचीवमेंट मिला होगा, तो जैसे गोल्ड मिल रहा है तो गोल्डन को गोल्ड मिल रहा है, गोल्डन एज नेम, जैसा कि नाम वैसा काम, ऐसा करके बहुत। तो मेरा नाम भी मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया। मुझे लगता था मेरा नाम गोल्डन कुमार है, तो मैं कोई ऐसा काम ना करूँ जिससे मुझे लगे कि मैं लोहा हूँ और पीतल हूँ, एल्युमिनियम हूँ, सोना जैसा काम करना चाहता हूँ। सही बात है। तो जैसे कि आपने, फिर से मैं एक बार रिवर्ट करता हूँ, वीडियो स्टार्ट हुआ तो आपने बोला था जैसे कि मैं पेंटिंग बनाता हूँ, स्केचिंग करता हूँ, और मेरा अगर करियर उसमें होता है तो उसमें हम निकल जाते हैं। आप क्यों अपना करियर इसमें क्यों नहीं बनाए? अरे मेरा भी करियर एक टाइम पे ऐसा था कॉलेज में कि मैं DID में ही जाना चाहता हूँ, इस डांस में करियर बनाना चाहता हूँ, और यही सोच के किया था। लेकिन ना इसमें जाने के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें पता चला कि इसमें स्ट्रगल है। अगर डांस में करियर बनाना चाहते हैं तो एक बहुत, मतलब जो सक्सेस के चांस है बहुत कम है। लाखों में 1-2 लोग होते हैं डांसर्स जो कि अच्छे लेवल तक पहुंच पाते हैं और अपना करियर बना पाते हैं, नहीं तो बाकी सब साइड डांसर ही बन करके रह जाते हैं। पॉइंट है। तो मैंने सोचा कि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन घर पे ठीक है नहीं, कुछ मैं अर्न नहीं करता। मेरे पापा अगर मुझे सपोर्ट करते कि जाओ मुंबई जाओ, जाके डांस सीखो, तब तो मैं कुछ कर पाता। मैंने सोचा ना कि मैं डांस कंटिन्यू रखूँगा, लेकिन पहले मुझे एक सोर्स ऑफ अर्निंग चाहिए। मुझे पहले मैं एक जॉब ले लेता हूँ, क्योंकि फैमिली में घर पे मैं सबसे बड़ा था, और घर पे बड़ा मतलब पापा के बाद मैं ही था, तो मुझे ही देखना था। मेरे छोटे भाई बहन हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, इसको होल्ड पे रखता हूँ। फिर जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था पूरा 1 साल डांस को होल्ड पे रख दिया था, और अपना मैंने जॉब का तैयारी किया। जब जॉब कंप्लीट हुआ फिर से डांस वांस करना, कोचिंग ज्वाइन किया था, डांस वांस का थोड़ा सीखा भी। बट ये था कि बीच बीच में अपने आप डांस आ भी जाता था। कभी कभी मैं मूड खराब लग रहा है तो मैं ईयरफोन लगा करके डांस कर रहा हूँ पूरा मस्त, उससे मेरा माइंड रिलैक्स हो जाता था। ठीक है, तो मतलब कि कुल मिला के आपको फैमिली मेम्बर बहुत सपोर्ट करते थे आपको? हाँ, सबके सपोर्ट तो करते थे। तो फैमिली मेम्बर में है कौन कौन? मेरे फैमिली मेम्बर में तो ऐसे तो जॉइंट फैमिली है, चाचा चाची लोग भी सब साथ में रहते हैं, लेकिन अपनी फैमिली में बोलूँगा मम्मी पापा है, मैं हूँ, और मेरा भाई है छोटा, मेरे से 2-2.5 साल छोटा। मेरी सिस्टर जिसकी शादी होगी, छोटी सिस्टर है, और अभी रिसेंटली मेरी वाइफ इंक्लूड हुई है मेरी फैमिली में। बहुत अच्छी बात है। तो आप ASO पोस्ट पर हो, और अब आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान तो अभी यही है कि ASO पोस्ट को तो कंटिन्यू करना, प्लस साथ में मैं यूट्यूब पे अभी अपने गाइडेंस दे रहा हूँ। तो मेरा बस यूट्यूब पे ही मेरा है कि मैं थोड़ा सा ग्रो करूँ और अच्छे से लोगों को गाइड करूँ, और जितना हेल्प हो सकता है मैक्सिमम लोगों तक पहुँचूँ, और बस यही है। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न आ रही है, अगर कोई भी सब्जेक्ट, डजेंट मैटर, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग या फिर कोई भी सब्जेक्ट, मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखा है कि आपने प्रॉपर, जैसे वोकैब का देखा है, प्रॉपर आपने सीरीज़ बना दिया है। हाँ। तो वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका प्लेलिस्ट में बहुत आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। 2 चैनल है, गोल्डन ASO है, हाँ, एक गोल्डन एजुकेशन आपने गोल्डन एजुकेशन एक ऐप भी है। हाँ, मैंने देखा था। तो ऐप पे भी बहुत सारी चीजें उसके बारे, ऐप के बारे में प्लीज बता दीजिए। हाँ, तो देखो अभी रिसेंटली उसको स्टार्ट किया है, गोल्डन एजुकेशन चैनल स्टार्ट किया, जिसमें कि आपको फ्री सब कुछ, इंग्लिश पूरा फ्री पढ़ाया हुआ है, वो कैप्स पूरा ग्रामर फ्री पढ़ाया हुआ है, और इवन GK का बहुत सारे टॉपिक्स भी, और मैंने मैथ्स वैथ्स भी डाले हैं। तो आप गोल्डन एजुकेशन सर्च करोगे ना, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना SSC का तैयारी कर सकते हो। और साथ में एक गोल्डन एजुकेशन ऐप है, सर्च करोगे प्ले स्टोर पे गोल्डन एजुकेशन, वहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो, मान लो परसेंटेज चैप्टर पढ़े तो उसको प्रैक्टिस तो करना पड़ता है ना, और प्रैक्टिस करते हैं हम बुक से करते हैं तो क्या दिक्कत आती है पता है, कि हमें पहले स्टार्टिंग में ही अगर हार्ड क्वेश्चन मिल जाता है स्टार्टिंग में ही, तो हमसे नहीं बनता, तो क्या होता है, डिमोरलाइज होता है, यार मैंने पढ़ा तो क्वेश्चन छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, पहले इजी क्वेश्चन मिलेंगे कि इजी वाले क्वेश्चन बनते जाएंगे, फिर मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन मिला, फिर हार्ड। तो मैंने क्या किया ना, अपने ऐप में फ्री डलवा दिया सारे चैप्टर्स,
मैथ्स के सारे चैप्टर, इंग्लिश के सारे चैप्टर, रीजनिंग के सारे चैप्टर टॉपिक वाइज करके कि परसेंटेज पढ़ोगे, पहले परसेंटेज के 25 क्वेश्चन इजी मिलेंगे जो आपसे बन जाएंगे। जब इजी बन जाएंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले, फिर मॉडरेट लेवल के 25 क्वेश्चन, फिर हार्ड लेवल के क्वेश्चन। तो ऐसे करवा दिए बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे, PDF वगैरह। और किसी को नोट्स कॉपी बाई करना है ना, SSC का जीके का कोई नोट्स कॉपी, बहुत अच्छा हैंड रिटन नोट्स, तो वो भी मैंने डाल दिया। तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक भी मिलेगा, स्क्रीन पर आपको लोगो भी लगा देंगे, लिंक मिलेगा, साथ ही साथ नोट्स के भी लिंक मिलेंगे। पर्सनली मैं भी परचेस करने वाला हूँ उसी को, क्योंकि मुझे गाइडेंस मिलेगा, क्योंकि ASO है तो भाई इनकम टैक्स इसके आई बिलीव आपके नीचे ही आते होंगे। इनकम टैक्स सेमी लेवल का, सेमी लेवल के। अच्छा, इनकम टैक्स। तो वो जो आपको नोट्स कहीं नहीं मिलेगा, जितने भी टीचर से ज़्यादा नोट्स इनके काम आएंगे। हाँ, प्लीज उसको आप एक बार जाके देख सकते हो, एक बार जाके लीजिए। डेमो भी लगा हुआ है। अच्छा, डेमो डाला हुआ है, एक चैप्टर अच्छा लगे तभी लो। हाँ, डेमो तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे बहुत सारे ऐसे होता है कि और इवन फिजिकल, अभी मैंने किया कि बहुत सारे लोग ना फिजिकल नोट से पढ़ना पसंद करते हैं, PDF से नहीं। तो मैंने क्या किया कि फिजिकल नोट्स का भी ऑप्शन दे दिया है। अगर आप, अब मैंने देखा कि वो बुक्स के टाइप से आ रहे हैं, बुक से टाइप से आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। हाँ, आपके घर फिजिकल आप आ जा रहा है, मैंने देखा था। तो घर पे डिलीवर हो जाएगा। किसी को चाहिए नोट्स तो सारे सब्जेक्ट का पूरा हाईलाइट किया हुआ है, हर चीज एक एक पॉइंट्स हाईलाइट किया हुआ, तो उस चीज को आपको बेनिफिट मिलेगा। तो उस चीज़ को मैं पर्सनली वो दिखाऊंगा, और वो उस चीज़ को मैं परचेस करके आपको भी दिखाऊंगा कि हाँ मैंने भी परचेस किया है। उस चीज़ को आप ध्यान रखना और आप भी परचेस कर लो। तो आगे बढ़ते हैं। तो इंग्लिश के टीचर्स जितने भी, क्योंकि आज के टाइम पर बिहार यूपी में इंग्लिश का बहुत, हिंदी तो बहुत अच्छे होते हैं सबके। थिंग इज़ इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें, एंड थिंग इज़ इंग्लिश के टीचर यूट्यूब पर कौन सबसे बेस्ट है, दी बेस्ट। ऐसे 2-3 बहुत सारे, नीतू मैम है और अमन सर हैं, अमन सर हैं। और तो देखो मैं बोलूंगा ना कि दी बेस्ट के चक्कर में रहोगे, हाँ तो कहीं नहीं मिल पाएगा, कहीं नहीं मिल पाएगा। जहाँ ज्ञान लपेटना है लपेट लो। इंग्लिश अगर इम्प्रूव करना तो सबसे पहले खुद से काम करना शुरू करो। ग्रामर पढ़ के कोई इंग्लिश किसी का ठीक नहीं होता है। इंग्लिश ठीक होता है तो वो कॉम्प्रिहेंशन से होता है, और कॉम्प्रिहेंशन के लिए चाहिए आपको रीडिंग करना पड़ेगा, या फिर ज़्यादा सुनो इंग्लिश, ठीक है। मैंने स्टार्ट कर दिया था रीडिंग करना। पता है मेरा इंग्लिश बहुत वीक था, हिंदी मीडियम से स्टूडेंट था, तो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया पढ़ने के लिए, क्लास 6 का NCERT बुक्स होता है, स्टोरी बुक्स, हनी बी, ये सब जो आता है, वो पढ़ना शुरू किया। स्टोरीज हर दिन एक स्टोरी पढ़ता था, जो भी मीनिंग नहीं आते थे वहीं पे अंडरलाइन करके उसका हिंदी मीनिंग डिक्शनरी सर्च करके वहाँ लिख लेता था। एक चैप्टर पढ़ा, उसमें से 20-30 वोकैब्स मिल गए नए नए, उनको याद कर लेता था। फिर दूसरे चैप्टर में गया, ऐसे करके 5 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, सबका मैंने पढ़ाई किया था जब मैं ग्रेजुएशन मतलब तैयारी कर रहा था 6 क्लास से। तो ये मैंने काम किया। और इंग्लिश इंप्रूव करना तो 3 घंटे में एलोकेट करता था। मैंने तपस्या दिया था 3 घंटे का। मेरा 6 से, मैं सोने के बाद आता था ना, जब सोता था 2 से 5 मैंने बताया, तो 6 बजे से जब आता था ना, तो 6 से 9 मेरा इंग्लिश का टाइम फिक्स था, जिसमें से 1 घंटा मैं वोकैब्स याद करता था। जितने भी प्रीवियस ईयर के वोकैब्स आ चुके हैं तो उनके बुक से, नीतू मैडम की बुक से करता था। अभी अदर बुक्स भी आ गए हैं, उससे भी कर सकते हो। मैं भी एक बुक लाने वाला हूँ, जरूर लाइए। एक ब्लैक बुक आता है ना, मैं गोल्डन बुक लेकर के आ रहा हूँ। हाँ, अपने नाम, बहुत अच्छा बुक, लाइए गोल्डन बुक सबसे बेस्ट होगा वोकैब की बुक, इतने अच्छे से ला रहा हूँ ना। तो वोकैब से याद करता था 1 घंटा रीडिंग डालता था NCERT की, और 1 घंटा ग्रामर का लेक्चर करता था। और मेरे टाइम पे अमन सर से मैं पढ़ता था, ठीक है, वो मेरे कोचिंग में पढ़ाते थे। अभी आई बिलीव गगन सर के उनके साथ चले गए सिलेक्शन में आप में। हाँ, तो ये है, ये करोगे 3 घंटा हर दिन टाइम दोगे, 5-6 मिनट रेगुलर दोगे, 1 घंटा वोकैब्स याद करना, याद हो जितने भी हो, 10-15 जितने भी याद हो, वर्ड मीनिंग याद हो करो। और उसके बाद 1 घंटा रीडिंग डालो और 1 घंटा ग्रामर पढ़ो। आपका देखना 5-6 मिनट में इंग्लिश बेस्ट सब्जेक्ट है। इंग्लिश का आज पेपर है, तो पहले पैराग्राफ पैसेज आता होगा, उसके बाद हम लोग को पढ़ के उसका आंसर हम लोग देंगे, उसी में टाइम ज़्यादा हम लोग का, उसमें ज़्यादा। लेकिन बाकी क्वेश्चंस भी आते हैं उसमें, इंग्लिश के, इंग्लिश में बहुत सारे आते हैं कि आपका एरर ढूंढना होता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है, सिनोनिम एंटोनिम्स आते हैं कि इस वर्ड का सिमिलर मीनिंग कौन सा है, अपोजिटिव मीनिंग कौन सा है, वन इडियम्स आते हैं, पहले जो मुहावरे जो होते नहीं है, ठीक है, वो सब। तो वोकैब पर कैसे कमांड करें भैया? वोकैब कमांड करने के लिए वोकैब्स याद करो भाई। हाँ ठीक है, बुक ले लो और वोकैब्स याद करना शुरू कर दो। मैं बुक नहीं लूंगा, आप ही का बुक लूंगा, जल्दी लाओ आप। ठीक है, आ जाएगा, जनवरी में ला दूंगा, जल्दी लाओ भैया। इसलिए मैं केवल अभी तक ये एक मैं दिखाना चाहूँगा सबको, अभी तक मैंने बताइएगा आप क्या सही है या गलत है। मैंने मैथ्स का ये परचेज़ किया था, पिनेकल का। और थिंग इज़, एक और चीज़ मैं बताऊँ, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी मैंने इनसे पूछा है कि कंसिस्टेंसी मैटर्स करता है या नहीं करता है। मैंने स्टार्ट किया था 24 नवंबर को, मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। देखो भैया 24 नवंबर को स्टार्ट किया था मैंने, केवल इतने सारे 24 नवंबर, इतने मतलब ये गिन के 2-10 पेज होंगे बस, उससे ज़्यादा नहीं। 8-10 ये मैं केवल 3 से 4 दिन का पढ़ा हूँ, उसके बाद कंसिस्टेंसी आता नहीं है।
वही तो बोला, जो कंसिस्टेंट हो गया वो सिलेक्शन ले लेता तो है। ये इसलिए मैंने चूज किया इनको। बाकी बुक अच्छा है, देखो हाँ। मैं बोलूंगा ना, देखो बुक के पीछे ज्यादा मत पढ़ो, सभी बुक्स मोर हाँ। एंड लेस लगभग सेम होते हैं, कितने अच्छे से तुम उसको टाइम देते हो वो ज्यादा मैटर करता है। एग्जैक्टली पॉइंट है। क्योंकि मैंने इन सब बुक से नहीं पढ़ा, फिर भी मेरा सिलेक्शन हुआ ना। एक कहावत है ना कि अगर आप किसी भी रिश्ते में ज़्यादा आप टाइम देते हो तो वो आपका रिश्ता और Strong मोटा, होता है। वही एक अपना वही है, अपना और लिमिटेड पढ़ना चाहिए। हाँ। ये नहीं कि मैथ्स के लिए एक और बुक ले आए, इंग्लिश के लिए 2-4 बुक क्योंकि रखें। मैंने ये बुक, आपने एक वीडियो बनाया था कि कौन सा बुक्स कौन सा लें, उसी में से मैंने एक बुक लिए, क्योंकि आपने 2 ऑप्शन दिए थे, आप ये पिनेकल ले लो या फिर एक और बुक बताए। मैंने बोला चलो पिनेकल ही ले लेते हैं, तो वो मैंने देखा था। आपकी मैथ्स अच्छी थी नहीं, जैसे क्लास 10-12 10 में? तक तो मेरा अच्छा था Proper। ठीक है। हाँ, मतलब 10 तक मैंने मतलब रट्टा वट्टा मार करके मैंने 99 लेकर के आया था मैथ्स में। अच्छा। पर उसमें सबके आ जाते थे, मैक्सिमम बच्चे। मेरे स्कूल से बहुत सारे लोग 99 आए थे, क्योंकि इजी क्वेश्चंस होता था, आप रट्टा भी मार लो। गेस पेपर भी आते थे, ये 50 क्वेश्चन कर लो, इनमें से आएगा। हाँ, तो उससे मेरा हो गया था, 99 आ गए थे। तो आपने मैथ्स में कैसे कमांड किया? यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा, क्योंकि वहाँ वाला मेहनत 10th वाला मैथ्स और यहाँ वाला में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे आपको नए तरीके से मैथ्स पढ़ना पड़ता है। तो मेरे टीचर ने जो जो पढ़ाया ना, बस वो मैं सीखता गया अच्छे से। रेशियो मेथड से पढ़ना होता है यहाँ पे ट्रिक्स से पढ़ना होता है। तो वो सब चीज़ें जो जो सिखाते गया, मैं उसको बार बार रिपीट करके रिवीजन कर करके सीखता गया। बस यही काम किया, और मल्टीपल टाइम्स पढ़ा। आपने नोट्स कॉपी को 20 बार पढ़ा होगा। ठीक है। मैं पर्सनली अपने बारे में बताता हूँ। क्लास 10 पे मेरा 49 आया था, 49, 41 या 49 के बीच में आया था। मैं केवल पास हुआ हूँ मैथ्स में। और क्या मेरा जैसा इंसान 0 है मैथ्स में? तो 0 नहीं बोल रहे हो, 49 है, चलो 49 है। तो मेरे जैसा इंसान ACC CGL का एग्जाम देकर निकाल सकता है कि नहीं? आराम से निकाल सकता है। डेडिकेटेड हो जाओगे, मेहनत करोगे तो आराम से निकल जाए। क्या बेसिक चीज हमें आना चाहिए अगर मैथ्स? कुछ बेसिक नहीं आना जैसे कि टेबल या फिर क्या ऐसा होना चाहिए? टेबल तुमको 20-25 तक याद रखना पड़ेगा। ठीक है। जोड़ घटाओ गुना तो आना ही चाहिए। अगर इतना भी नहीं आता तो कंपटीशन क्यों तैयारी कर रहे हो? एग्जैक्टली पॉइंट है। ठीक है, वो तो आना चाहिए, लेकिन एक ये होना चाहिए कि अंदर में होना चाहिए सीखने की चाह, कि हम सीखेंगे नया नया चीज़ें जो पढ़ाएगा वो। और मेहनत अंदर में होना चाहिए कि भाई मेहनत करके मुझे निकालना है। बस टीचर लो, एक पकड़ो और उसको अपना दिल जान सब कुछ समर्पित कर दो, उससे सब कुछ सीख लो। बस ये आपका क्या स्ट्रॉन्ग था सब्जेक्ट? रीजनिंग, जो सबका स्ट्रॉन्ग होता है। चलो रीजनिंग। रीजनिंग तर्क शक्ति है, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, तुम करो। मेरे को नहीं पता। कोडिंग चैप्टर्स, रीजनिंग सब्जेक्ट है जिसमें कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रीजनिंग आपका दिमाग कैसे कितना काम करता है। बोलेगा कि एक आदमी पहले पूरब की तरफ देख रहा था, ठीक है, फिर वो राइट गया, फिर लेफ्ट गया, फिर राइट गया, फिर लेफ्ट गया, तुम किस डायरेक्शन में अभी देख रहा हो? तो ये तो तुम कॉपी पे बना के कर सकते हो। बना के वो कर सकते हो। पहले उसको मुंह, उसको डायरेक्शन को दिखाओ पूर्व की तरह, यानी ईस्ट की तरफ। ईस्ट से राइट जाओगे तो फिर वेस्ट हो जाए, ऐसे करके ऐसे करके बन जाता है। तो थोड़ा सा ट्रिक्स यूज करना पड़ता है। पासा होगा, बोलेगा कि एक जो होता है डाइस, इसके अब ये नंबर इसके नंबर पीछे इतना है, इसके नंबर पीछे इतना है, तो इसके नंबर के पीछे क्या होगा, उस टाइप का पूछता है। और मिरर इमेज बनाना, तो वाटर इमेज बनाना, तो इजी होता है। तो रीजनिंग के लिए सबसे अच्छे टीचर्स कौन होंगे? कुछ आपको आइडिया है? 1-2 टीचर्स बता दो जो इनको भी हेल्प करे और मुझे भी हेल्प करे, अगर आपको पता है तो। रीजनिंग में करियर विल से किसी से पढ़ सकते, करियर विल राकेश सर का। हाँ, या फिर जो सिलेक्शन वे है उसमें जो रीजनिंग पढ़ाते हैं। देखो रीजनिंग सब लोग एक ही से पढ़ाते हैं, किसी भी टीचर को पकड़ दो अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा। हाँ, या फिर रीजनिंग भाई करियर विल में भी एक, क्योंकि मैंने पीयूष वार्ष्णेय सर कुछ है नाम, उनका नाम भी नहीं पता, उनसे पढ़ लो अच्छा है। या फिर कमल छाबड़ा करके एक इवन कोचिंग सेंटर में है, इवन कोचिंग सेंटर। क्योंकि मैं पर्सनली सच बताऊं कि अभी सिलेक्शन वे गगन सर से मैंने लिया है, कोर्स परचेज किया है। कितने में लिया? ये 1599 रुपए का मिला। 1500 पूरा कंप्लीट? 1599 प्री और मेंस दोनों मिला। देखो मैं ये बोलूंगा ना, तुमने अगर वहां से ले लिया ना, चुपचाप जो पढ़ाया जा रहा है ना उस सिलेक्शन वे में पूरा पढ़ लो, ठीक है। अगर हो सकता है गगन सर का थोड़ा सा बैच बड़ा लग रहा हो, उनका क्लासेस बहुत लंबा है, हाँ, ठीक है। नंबर सिस्टम का ही 20 चैप्टर है, 20 वीडियोस हैं। उनको छोटा कर सकते हो, क्योंकि उतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते। अगर मैं सच बोलूँ तो जितना पढ़ाया जाता है उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता SSC में, और कम लेवल के पूछे जाते हैं। तो वहाँ पे चेंज करके बाकी सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो, लेकिन उससे ही पढ़ सकते हो। हार्ड वाली चीज़ें अभी मत करना, मेंस के टाइम पे करना। अच्छा, तो वही मेंस वाली चीज़ें कोई भी पढ़ा, सर बोले कि ये हार्ड क्वेश्चन है, मेंस वाली चीज़ें हैं, उसको स्किप कर दो, बस इजी चीज़ें निकाल लो वहाँ से।
क्योंकि मैं अगर कभी प्रॉब्लम आती है ना तो मैं जंप हो जाता हूँ आदित्य रंजन सर पर भी, राकेश सर पर जंप। नहीं ऐसे मत करो। अगर एक कोई teacher से एक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ हाँ, रहा तब कर तो सकते हो। उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो भाई करना, क्योंकि एट अ टाइम मैं हेल्प सेंटर पे तो नहीं जा सकता। हाँ एक टीचर लेकिन पकड़ के पढ़ोगे पकड़ तो के ज़्यादा रखना। बेटर रहेगा। अगर ठीक है। फिर भी कोई चैप्टर में दिक्कत आए तो वो चैप्टर को यूट्यूब पे सर्च करके उसको क्लियर कर लो। तो मेन पॉइंट जीके, जैसे करंट अफेयर्स होता है, जीके जीएस होता है, तो उसमें कैसे कमांड करें? जीके जीएस में कमांड करने के लिए आपको ना जीके पहले मैं बोलूँगा कि नोट्स कॉपी परचेस कर लो, क्योंकि खुद से जीके का नोट्स बनाना एक तो बहुत कम मार्क्स आते हैं, मतलब उसमें वेटेज ज़्यादा नहीं होता। 50 में से ज़्यादा ले आओ पे तो 30 ले आओ तो बहुत अच्छा स्टूडेंट हो आप। 20-25 नंबर ले आए मतलब कि गुड, यू आर अ गुड स्टूडेंट। ठीक है। तो उतना नंबर लाने के लिए अगर आप खुद से मेहनत करोगे, इतना ज़्यादा उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों होता है, हिस्ट्री होता है, पॉलिटी होता है, ज्योग्राफी होता है, इतना नोट्स लिखने लगे तो उसी में टाइम चला जाएगा। आपके पास बुक है नोट्स? इसका भी नोट्स कॉपी नोट्स उसका उसमें डाला हुआ है ना, इसका भी नोट्स गोल्डन एजुकेशन ऐप में। हाँ हिंदी जीके जीएस का, हाँ इंग्लिश का, क्योंकि मुझे हिंदी दोनों दिक्कत है। होती है सच बताऊं तो। इंग्लिश का एक आध हो गया जो टॉपिक जिसके नहीं होंगे, लेकिन मैक्सिमम स्टैटिक जीके के मुझे मिल जाएंगे, हिस्ट्री वगैरह का आपको मिल जाएगा वहाँ पे इंग्लिश देखना में? इंग्लिश में चलो तो देख लेना, बहुत अच्छी बात है। वहाँ से नोट चुपचाप परचेस कर लो और चुपचाप वहाँ से पढ़ना शुरू करो सब कुछ, या फिर अपना जो बैच लिया ना वहीं से पढ़ो। ठीक है, उनका नोट्स कॉपी अगर मिल जाता तो सबसे बेटर है। ठीक है, नहीं तो अपना नोट्स कॉपी से रिलेट कर करके चीज़ें पढ़ते रहो, उनको समझते जाओ कि क्या क्या पढ़ा है, एक स्टोरी की तरह समझते रहो। एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाया तो वहाँ से समझ लो, पॉलिटी कोई पढ़ाया तो वहाँ से समझ लो, और अपने नोट्स कॉपी को बार बार रिवाइज करके। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि PYQ क्वेश्चंस करते रहो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्या नाम है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं तो उनके लिए बुक्स पिनेकल सही रहता है या फिर कौन सा बुक सही रहता है, या फिर देखो मैं बोलूँ ना, कोई भी पिनेकल भी होते हैं, किरण भी पिनेकल भी ले सकते हो, या फिर अगर आपको टीचर जो पढ़ा रहा है वो बोल रहा है कि मेरे पास ये बुक है यहाँ से देखो, वो भी चल जाएगा। बुक पे ज़्यादा पेची मत करो। जो टीचर तुमको बोल रहे हैं, जिससे पढ़ रहे हो, कोई टीचर बता रहा है कि ये बुक ले लो, चुपचाप ले लो और उसको पढ़ो। कि आप क्या एक टिप दोगे, जैसे कि प्री, अगर आप, जैसे मैं प्री दे रहा हूँ 2026 में, तो प्री अगर मैं अटेम्प्ट दे रहा हूँ तो उसमें क्या एक टिप दोगे कि अगर प्री एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें क्या मुझे ध्यान रखना चाहिए? 3 चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, एक टिप्स देता हूँ। अगर एग्ज़ाम निकालना है ना तो याद रखना कि सबसे पहले अपना सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट करना। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, उस तीनों का नोट्स कॉपी तुम्हारे पास होना चाहिए। जीके के लिए बोलूँगा कि तुम नोट्स कॉपी परचेस करके भी अपना उससे पढ़ सकते हो, अपना नोट्स कॉपी बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग में बोलूँगा कि अपना नोट्स कॉपी खुद का बनाना, वो ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि ज़्यादा समझ में आएगा। जहाँ से भी टीचर से पढ़ रहे हो अपना नोट्स बनाना। ठीक है, पहले सबसे पहले क्या करना, सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है। जब तक आपके सिलेबस आपके आंखों के सामने नहीं दिख रहा है ना कि मेरा ये सारा मैथ का ये सारा नोट्स कॉपी, अर्थमेटिक एडवांस, जीके का, इंग्लिश का ये सारा है, ये रीजनिंग का सारा चैप्टर्स जितने भी सिलेबस है कंप्लीट है मेरा, और उसके साथ साथ उसको बार बार रिवाइज करना अपने नोट्स कॉपी को, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार वही है। और जीके का भी अपना नोट्स कॉपी रख लेना बाई करके, चाहे जैसे भी। और उसके साथ उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जैसे ये वाला बुक होगी, PYQ की बुक है, ऐसे बुक्स तुम्हारे सारे सब्जेक्ट के लिए एक एक बस होने चाहिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं। और उनको एक चैप्टर पढ़ना, एक PYQ क्वेश्चंस कर लेना उस चैप्टर का। ठीक है, दूसरे चैप्टर पढ़ना, PYQ कर लेना। नहीं बनेगा तुमसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में, सर्च करना, देखना, उसका आंसर देख करके सॉल्यूशन जाना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिसर्च करना, AI से पूछना, बुक से देखना। लेकिन तुमको वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 100, 200, 150 क्वेश्चन करने ही करने, और उनको भी 2-4 बार करना। ये नहीं कि एक बार बना लिए तुम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, नहीं। अपने नोट्स कॉपी को जितना बार रिवाइज कर सकते हो और PYQ क्वेश्चन को जितने बार बना सकते हो। और उसके बाद पहला हो गया सिलेबस कंप्लीट करना, नोट्स कॉपी बना के। दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना है 5 साल के। और तीसरा है मॉक टेस्ट लगाना। स्टार्टिंग से ही मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना तुम। ठीक है, एक चैप्टर कंप्लीट है उसके बाद ही ना? नहीं, मॉक क्या होता है, मॉक में पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, तुम्हें लगेगा यार मेरे को तो कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, बट कोई बात नहीं, स्टार्ट में लगाओ तो क्वेश्चन बनाने के हिसाब से नहीं, क्वेश्चन पढ़ने के हिसाब से सोचो। ठीक है, कि मैं 100 क्वेश्चन पढ़ूंगा तो मुझे आइडिया तो लगेगा किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ। आइडिया तो लगेगा, जब आगे जाता रहूंगा तो रिलेट होता जाएगा, अरे इस टाइप के क्वेश्चन तो पूछे जाते थे, मैंने पढ़ा है मॉक में। और मैं बोलूँगा कि स्टार्टिंग में अगर ऑनलाइन से मॉक नहीं लगा सकते तो ऑफलाइन वाले जो आते हैं ना बुक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सेट होता है, ये 2025 का क्वेश्चन पूछा हुआ, 2024 का क्वेश्चन, एक सेट खरीद लो और उनसे एक सेट हर वीक में एक मॉक लगाना सिर्फ। ठीक है, वीक में एक मॉक, और उससे 100 क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करना। उसमें से हो सकता है तुम बस 20 क्वेश्चन बना भी, 10-15 क्वेश्चन अपने जो हमने 10th में तक पढ़ा बन भी जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश के कुछ 4-5 क्वेश्चन बन जाएंगे, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन सारे पढ़ने हैं। और स्टार्टिंग में ग्रास्प करना है किस टाइप का पूछा जाता है। और जितना ज़्यादा मॉक लगाओगे उतना फ़ायदा। तो स्टार्टिंग में पहले वीक में एक, 50% सिलेबस हो गया तो वीक में 2,
70% सिलेबस खत्म हो गया तो वीक में 3 मॉक, और जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो डेली एक मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना। तो अगर सक्सेस अचीव करना तो याद रखना, पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, PYQ लगाने हैं, PYQ क्वेश्चन लगाने हैं हर एक चैप्टर के, और मॉक लगाना है। ये तीनों काम जो कर लिया कंसिस्टेंट होकर के अच्छे से। जी। आपने कितना मॉक लगाया था? 150 एग्जाम से पहले तक। ठीक है, प्री में मेंस 50 के आसपास। 50। और जैसे कि आपने इतना 3 टिप्स दिया, मेंस के लिए टिप्स मेंस के लिए सेम है। ठीक है। और जैसे कि अभी कट ऑफ आया ये 2025 का प्रीलिम्स का आया, तो कट ऑफ आई बिलीव डाउन कम आया है। क्यों है? इसलिए आया क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है। जीके का क्वेश्चन हार्ड आया और मैथ्स का क्वेश्चन हार्ड आया। इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन इजी था, इसलिए ऐसा हुआ है, और कोई रीजन नहीं रहा है। सो सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सो क्या आप टिप्स दोगे कि हम लोग का जैसे कि एस्पिरेंट है हम लोग, कि सक्सेस हम लोग लाइफ में कर पाए? सक्सेस अगर अचीव करना है ना, तो देखो सिर्फ आपको पढ़ाई करने से इससे नहीं होगा, आपको अपने माइंड को भी डेवलप करना होगा। याद रखना कि जिस तरह से हमारा बॉडी को फूड की ज़रूरत होती है ना, माइंड को भी हमारे पास फूड की ज़रूरत होती है। और फूड होता है गुड थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स। अगर बड़ा सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे, तो अपने आप लाइफ में सक्सेस अचीव करोगे। अगर आपके लाइफ में कोई गोल नहीं है तो सबसे पहले गोल बनाओ। जैसे 2025 खत्म अभी होने वाला, हम पॉडकास्ट जब कर रहे हैं, कभी भी तुम अपलोड करो, लेकिन तो 2026 अगर शुरुआत कर रहे हो या फिर 2026 शुरुआत हो गई है, तो आप सबसे पहले 2026 का आपका गोल होना चाहिए। लाइफ में एक गोल होना चाहिए कि मुझे क्या करना है अचीव, ठीक है। और एक गोल होना इंपॉर्टेंट है, या फिर सारे फील्ड में होना चाहिए कि मेरे कैरियर के फील्ड में क्या हो सकता है, हेल्थ के फील्ड में क्या हो सकता है, फाइनेंस के फील्ड में क्या हो सकता है, कितना पैसा कमाना है। एक एक गोल होना चाहिए, और वो रिटन गोल होना चाहिए, लिखा हुआ डायरी पे, और उसको अचीव करने के लिए मेहनत करते रहना है। ये इंपॉर्टेंट है। प्लस साथ में हम बोले कि हमारे माइंड को फूड की जरूरत होती है, और माइंड के लिए फूड क्या होता है? पॉजिटिव थॉट्स या फिर मोटिवेशनल चीज़। हमेशा बुक रीडिंग का हैबिट बनाओ। मोटिवेशनल बुक्स होते हैं ना, थिंक एंड ग्रो रिच, यू कैन विन, कंपाउंड इफेक्ट, ऐसे बुक्स होते हैं, वो सब बुक्स पढ़ना चाहिए रेगुलरली। आप साल में 3-4 बुक्स तो कम से कम पढ़नी चाहिए। मेरा टारगेट रहता है कि महीने में कम से कम 2 बुक्स पढूं, ठीक है। और मैंने 40-50 बुक्स पढ़ भी ली है, और मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए हैं बुक्स पढ़ने की वजह से, मोटिवेशनल। तो सारे स्टूडेंट्स को मैं ये बोलूँगा कि सक्सेसफुल बनना है तो पहले बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है, मोटिवेशनल बुक्स। एंड महीने में 1 बुक का टारगेट रखो, या फिर 2 महीने में 1 बुक, स्टार्टिंग में है तो 3 महीने में भी 1 बुक का टारगेट रख सकते हो। तो ये करना है, अपने थॉट्स को चेंज करना, और बड़ा सोचना है, और पॉजिटिव सोचने का कोशिश करना है। नेगेटिव थॉट्स आएंगे लेकिन उसको पॉजिटिव में बदलना है, और गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 5 की पॉइंट्स व्हाइल प्रिपेयरिंग एनी एग्जाम? की पॉइंट 5 आप 5 चीज़ें जो कि करनी चाहिए। एक तो पहले स्पेसिफिक आपका एक एग्जाम होना चाहिए, किसको एग्जाम की तैयारी करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग यही भटका हुआ रहते हैं कि वो 5 एग्जाम का तैयारी करते हैं। तो एक एग्जाम का तैयारी करो। दूसरा है कम लिमिटेड बुक्स को उनको यूज़ करना है, कम से कम बुक्स रखने हैं। अपना नोट्स कॉपी हो गया, और अपना एक प्रैक्टिस के लिए बुक हो गया, बस उतना हो गया, लिमिटेड बुक्स, ठीक है। तीसरा हो गया कि रेगुलर मॉक टेस्ट, मैंने जो बात बोला कि रेगुलर मॉक टेस्ट लगाते जाना है। बहुत सारे लोग रिवीजन को अवॉइड करते हैं, पढ़ते जाते हैं, आगे पढ़ते जाते हैं, लेकिन जब पीछे जाते देखते सब कुछ भूल गए। रिवीजन आपको करना चाहिए। और लास्ट है कि पॉजिटिव थॉट्स लास्ट में इम्पॉर्टेंट है, कि अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना है, पॉजिटिव रखना है। क्योंकि लोग नेगेटिव हो करके पढ़ाई करते रहते हैं, नहीं होगा, पढ़ते जाते हैं, घिसते जाते हैं। पॉजिटिव की हो जाएगा, मेरा होगा, अगर मेहनत करूंगा तो होगा। तो ये 5 पॉइंट्स। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा 80 क्वेश्चंस खत्म हुए। अब 80 क्वेश्चन का मैंने जवाब दे दिया भाई। इतना क्वेश्चन मैंने आज तक 80 क्वेश्चंस खत्म हुए। तो बहुत 1 घंटा 40 मिनट जा रहा है। 1 घंटा 40 मिनट का पॉडकास्ट हुआ है। अब इसको एडिट तो राज समानी का पॉडकास्ट से लंबा होने वाला ये पॉडकास्ट। तो बहुत बहुत शुक्रिया भैया इतना, क्योंकि मैं इसलिए इतना क्वेश्चंस बनाया, क्योंकि ऐसे जो फ्रेशर भी आएंगे ना यहाँ पर, तो सेम ये क्वेश्चंस रहेगा, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में फ्रेशर हूँ। अगर आप, मैं पर्सनली एज ए HR में काम करता हूँ कंपनी में एज अ कॉर्पोरेट, तो मेरे को कॉर्पोरेट लाइफ में एज ए HR कोई भी क्वेश्चंस पूछ लो, मैं आपको डिटेल वाइज एक चीज़ बता दूंगा, लेकिन गवर्नमेंट वाले में मैं नहीं बता पाऊंगा। तो वो आपसे बहुत सीखने को मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी मेरे अंदर से बहुत सारे जो कुरेद के क्वेश्चन तुमने पूछ लिया, एकदम जो भी थॉट से सब बाहर निकल लिया। चलो अच्छा है, एंड आई होप कि मैंने अच्छा जवाब दिया है। तो बहुत अच्छा जवाब, मेरे को बहुत सीखने को मिला है, एंड आई होप सो कि आप सबको सीखने को मिलेगा। नए हैं चैनल पर, प्लीज़ आप इनके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, या फिर मेरे भी छोटे छोटे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, नन्हे प्लीज़ आप अगर आप लोग ज़्यादातर मेरे ऑडियंस जुड़े हुए हैं ये कॉर्पोरेट जॉब के लिए, इनके ऑडियंस जुड़े हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। टोटली दोनों आदमी डिफर है प्लेटफॉर्म के लिए। तो जितने भी लोग हैं, प्लीज़ आप गोल्डन एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करो, और
लिंक डिस्क्रिप्शन, जितने भी अभी हम लोग ने ब्रॉडकास्ट बताया सारी गोल्डन चीज़, एएसओ चैनल को भी चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, देखो देखो कि कैसा देखो है। और अच्छा गोल्डन लगे तो- एएसओ को सब्सक्राइब करो, ठीक और है। इसके भी चैनल को, सोनू Please। को, और सीखो इससे, ठीक है। जो भी मैंने चीज़ आज बताई है पॉडकास्ट में, कुछ कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगी तो उसको इम्प्लीमेंट करना, सारी चीज़ें तो इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है, लेकिन पॉइंट है, कुछ धीरे कुछ धीरे चीज़ें होगा, implement धीरे धीरे करो। होगा। तो थैंक यू भैया अगेन, क्योंकि मैं एक छोटा अभी स्टार्ट किया हूँ, यूट्यूबर हूँ, और कॉर्पोरेट में भी 2 छोटा साल मत सोचो, अपने बोलो बड़ा, हाँ, अच्छा करना है फिर भी भैया आप एक शुरुआत की है। एक बार मैंने मैसेज किया इनको और एक बार में आप आ गए, बहुत ही मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था कि ये मानेंगे। मैं आपको मैं मैसेज कर रहा था, मैं 10 बार सोचा कि ये इतने बड़े हो गए, आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे, क्योंकि अमृत भैया जो मेरे हैं भैया हैं, बड़े भैया, तो उनको मैं मैसेज करने में हिचकिचाता नहीं, क्योंकि उनको मैं पर्सनली मैं जानता हूँ। हाँ, तो मैं बहुत चीज़ सोचा समझा, लेकिन बोले चलो एक बार ट्राई करने। देखो लाइफ में अगर हम लोग ट्राई ना करें किसी चीज़ के लिए तो वो हो जाता है कि नहीं, वो एक बात एट अ टाइम आके थोड़ा सा लगेगा कि हिचकिटा, मैं एक बार ट्राई कर लेता तो अच्छा रहता है। इसलिए मैंने भी ओबीसी हूँ, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, 10 साल है मेरे पास, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूँगा 2 या 3 साल के अंदर मैं ये वीडियो में बताया हूँ कि मैं क्लियर करूँगा, और अगर क्लियर हो गया तो इट्स जस्ट लाइक अ मेरिकल। हाँ, मेरिकल हो जाएगा, विश्वास रखो ना अपने आप पे, हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे इतना मोटिवेशन आया है मेरे को, इतना मोटिवेशन अंदर खून में एकदम घुस चुका है। तो ये मोटिवेशन मैं नहीं चाहता हूँ, मैं अगर कभी भी डिमोटिवेट होऊंगा तो ये वीडियो ओपन करके मैं पूरा देखूंगा, भले 2 घंटा वेस्ट होगा, लेकिन ये वीडियो देख के मेरे को फिर मोटिवेट कर देगा। तो थैंक यू सो मच अगेन भैया, थैंक यू, और थैंक यू सो मच। चलो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। आपको भी ऑल द बेस्ट, हम मेरे लिए भी ऑल द बेस्ट। और भी ऐसे गेस्ट को बुलाओ, बढ़िया बढ़िया गेस्ट। बस आप आ गए, बाकी सब आएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय गाइस।